कहाँ आया है कोई रे? आके चला गया होगा ना। मैसेज कर दो। तुम्हें बताना चाहिए ना, मैं सोच रहा हूँ कि अभी नहीं डाला इसलिए वेट कर रहा हूँ। एक आदमी बोल देता है ना सामने से कि नहीं। अब तुमने किस मामले में नहीं बोला ये तो मुझे नहीं पता, पर मैंने कुछ डाल दिया। बातें भी नहीं किया सर, मुंह बंद था। नहीं बातें किया तो किया, लिख मैसेज कर दे, कॉल कर दे। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। अभी जो 8 नंबर का है वो है तुम्हारा ग्रीन विट्रोल। नाम सुना है ग्रीन विट्रोल का? हाँ, ग्रीन विट्रोल, व्हाइट विट्रोल, ब्लू विट्रोल। हाँ, तो अभी ग्रीन विट्रोल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रीन विट्रोल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है FeSO4 × 7 बाल्टी पानी 7H2। ठीक है, इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसा होगा? पॉइंट नंबर 1, FeH2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। Fe का रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2O के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये बना लेगा FeSO4 × 7H2O। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट क्या होगा इसके? FeSO4 × 7H2O को, मतलब ग्रीन विट्रोल को अगर हम 300 सेल्सियस पे गर्म करेंगे, 300 डिग्री सी, जब इसको गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, और मिल जाएगा जो 7H2O है 7 बाल्टी पानी वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और भी ज़्यादा गर्म करेंगे, तब हमें मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एन छूट गया, ग्रीन बोला था परंतु एन छूट गया। ग्रीन विट्रोल। तानिया को कॉल कर दिया, लगता है इसका फोन स्विच ऑफ हो गया ना। जल्दी कर, जल्दी कर। मैं इन लोग को ऐसे ही मारता हूँ, इससे भी खतरनाक मारता हूँ। जिस दिन पिटाई नहीं पड़ता, जिसको अभी 2 कोई पढ़ा सबको पड़ेगा, नहीं तो ये लोग बोलेंगे सर आज अच्छा नहीं लग रहा, पिटाई नहीं पड़ा। जैसे पीपी को अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार भी बोला। अब बात करेंगे व्हाइट विट्रोल के प्रिपरेशन की। तो ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। मिटा दे क्या? छाप लिया? अब आने लगा ना समझ में थोड़ा थोड़ा। जल्दी छाप, बचपन में पढ़ा था ना। लगता है मैं जाऊंगा तब जाके वेदर चेंज होगा। मैं रुका हूँ इसलिए नहीं ये हो रहा है। उधर जाऊंगा, उधर से भेजूंगा। हमारे उधर पे बारिश हो रहा है। हाँ सर भेजिए। कल हमारे इधर भी बारिश हुआ, आपने नहीं देखी क्या? दोपहर में 1 बजे 2-3 ड्रॉप। वो तो सियार का शादी हो रहा था। श्रीगाल, RIOL। व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल का फॉर्मूला होता है ZnSO4 × 7 बाल्टी पानी 7H2। याद रखने का तरीका, ठीक है। इसका MOP क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, जिंक का रिएक्शन होगा H2SO4 के साथ। देखो ऐसे, देखो रिएक्टेंट के साइड में भी लिखा और ऐसे भी रिएक्शन को लिखा जाता है। ठीक है ना, एरो के ऊपर भी लिख देना, मतलब इसके साथ मिक्सअप हो रहा है। ठीक है, जैसे कि उस दिन मैंने बताया था। ठीक है, तो ZnH2SO4 और H2O के प्रेजेंस में
बना लेगा ZnSO4 इंटू 7H2O। साथ ही जिंक का ऑक्साइड अगर रहता है तो जिंक ऑक्साइड का भी सेम रिएक्शन होगा, सब कुछ सेम प्रोडक्ट बनेगा। ZnCO3 इंटू ZnOH+, इसका भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। मतलब व्हाइट विट्रियल जो बनता है इससे इससे और इससे, इन तीनों से बनते हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड से बनता है। हाँ सबसे बनता है। और ये जो है ये इसका नाम है बेसिक जिंक कार्बोनेट। बेसिक जिंक कार्बोनेट, ये नीचे वाला ये जिंक ऑक्साइड, ये जिंक, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है इसलिए बता दिए, ये है बेसिक जिंक कार्बोनेट। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। ऊपर का लिख लिए क्या? हाँ, हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? ZnSO4 इंटू 7H2O को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, कितने पे, ये यहाँ नहीं हो पाएगा, जगह कम पड़ गया। ऊपर का मिटा देता हूँ। जरूरी। ZnSO4 इंटू 7H2O को हीट करेंगे कितना से? 70 डिग्री सेल्सियस से कम। टेम्परेचर जो होगा लेस देन होगा 70 डिग्री सेल्सियस, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस से कम पे अगर गर्म करेंगे, देखो ये याद करने का एकदम आसान तरीका है। ZnSO4 इंटू 7H2O, इसको 70 डिग्री सेल्सियस से कम पे गर्म करेंगे तो एक बाल्टी पानी निकल जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? ZnSO4 इंटू 6H2O, क्या बचेगा? 6H2O। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन टेम्परेचर जो होगा, अगर ग्रेटर देन 70 डिग्री सेल्सियस होगा तब क्या होगा? मतलब 70 डिग्री से कम पे गर्म करेंगे तो 6 बाल्टी पानी बचेगा, एक बाल्टी निकल जाएगा। और अगर 70 डिग्री से ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होता है? एक बाल्टी निकल गया था, सुनो ना, एक बाल्टी निकल गया था, 6 बाल्टी बचा था। लेकिन 70 से ज्यादा पे गर्म करेंगे तो एक ही बाल्टी बचेगा, 6 बाल्टी का। इसमें एक बाल्टी निकला था, इसमें एक बाल्टी बचेगा। ठीक है, आसान भाषा में मतलब ZnSO4 इंटू H2O, ये बात है समझ में? 70 से कम पे गर्म करेंगे मतलब 1H2O निकलेगा, और 70 से ज्यादा पे गर्म करेंगे तो 1 ही H2O बचेगा। बस ऐसे करके याद रखो। ठीक है, बाल्टी बाल्टी बोल के तुम कंफ्यूज हो गए, लेकिन समझाने के लिए यही तरीका चाहिए। उसके बाद देखो, अब ये जो बच गया ZnSO4 इंटू H2O, इसको अगर हम 220 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, ठीक है, तब ये बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है, अब जाके फिर से टेम्परेचर को अगर हम ग्रेटर देन T इज ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस, तब ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये जो जिंक सल्फेट था इसको अगर हम 750 पे गर्म करते हैं, ठीक है, 750 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो ये बनेगा ZnO प्लस SO3। देखो क्या डिफरेंस है, ZnSO4 इंटू H2O को 220 डिग्री पे गर्म किया तो ZnSO4 बना, 750 पे गर्म किए तो ZnO प्लस SO3 बना, और 750 में इसको अगर हम 800 से ज़्यादा पे गर्म किए तो ZnO SO2 और O2, ये चीज बना। ये होगा तुम्हारा मतलब हीटिंग इफेक्ट किसका? व्हाइट विट्रियोल का। समझ में आया? आप बोलो ना। हाँ। सब बराबर ना सानिया? ये किसका है? मैंने छू लिया। सैनिटाइजर। अगर हो गया इसमें बीट लगा हुआ है। ये अच्छा है ना, तो कितना क्लीन है देखिए। बीट लगा हुआ है। हाँ देखिए, यही किया हुआ था। बीट तो लगा फिर अब मैंने इसको छू लिया, अगर मान लो इसको मार जाके मैं मार दिया इसके गाल पे तो वायरस चला गया इसके गाल पे, इसके मुंह में खत्म। अगले दिन सर तो फिर बोलिए किससे रखे इसको? अरे वैसे बुरा मत मान, वैसे ही मिटा दूं इसे। ब्लू विट्रियोल के बारे में पढ़ते हैं। विशाल समझ आ गया? सब समझ में आएगा। ब्लू विट्रियोल
CuSO4 5 होगा 3 ये तो बचपन से ही रट्टा हमारा है क्या कहाँ पे गलत लिख दिया 6 होगा 6 नंबर अरे हाँ भाई 5 होगा 5 होगा हाँ, 1 2 3 4 अच्छा 3 3 से लिख दिया था 5 हाँ 5 नंबर ये हो जाएगा तुम्हारा CuSO4 इंटू 5 बाल्टी पानी ठीक है तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट नंबर ये Cu जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ये देखो तुम सोचोगे CuH2SO4 इंटू H2O सुनना तुम बोलोगे कि जो कॉपर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वाटर के प्रेजेंस में ब्लू विट्रोल बना लेगा ठीक है ये गलत है ये नहीं बनेगा क्यों क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे है हाइड्रोजन ऊपर है रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए ऊपर होना चाहिए कॉपर को ऊपर होना चाहिए और हाइड्रोजन को नीचे होना चाहिए आया बात समझ में रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर है ये नीचे है तो ये रिएक्शन नहीं होगा ठीक है सेकेंड कैसे होगा तब अगर हम कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दें कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दें नहीं आया बात समझ में कॉपर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे ना H2SO4 का तो नहीं होगा ठीक है तो कॉपर को जब हम ऑक्सीडाइज करा देंगे उसके बाद जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तब ये क्या बन जाएगा CuSO4 इंटू 5 बाल्टी पानी मतलब ब्लू विट्रियोल बन जाएगा ठीक है तीसरा बनने का प्रोसेस क्या है और कैसे बनता है ये CuCO3 इंटू CuOH होल ट्वाइस इसको क्या बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट ये जो है ये क्या है बेसिक कॉपर कार्बोनेट ठीक है इसका रिएक्शन जब कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा CuSO4 इंटू 5H2O इनका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे पूछेगा नहीं लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार से इसको लिख लेना तब स्ट्रक्चर आराम से ड्रॉ हो जाएगा CuH2O 4 उसके बाद SO4 को बाहर कर देना इंटू H2O मतलब बॉन्डिंग वगैरह बनाने के लिए एडजस्ट करने के लिए CuH2O4 Cu के साथ 4 H2O लगा देना उसके बाद SO4 के साथ इस प्रकार से इसको कर सकते हैं करने से नहीं भी करने से दिक्कत नहीं है मतलब इसको डायरेक्ट बोल देंगे तो करने तो नहीं कर पाओगे 5 बाल्टी पानी रखोगे 4 बाल्टी यहाँ पे है 1 बाल्टी यहाँ पे है सल्फेट भी है कॉपर भी मतलब अरेंजमेंट करते हैं ना जैसे मीथेन होता है CH4 तो उसको ये सॉरी इथेन होता है CH3 लेकिन हम इसको C2H8 होता है तो ऐसे थोड़ी इसको ड्रॉ कर सकते तो इसको लिखते हैं ना CH2 CH3 ऐसे करके लिखते हैं ना ऐसे होता है गलत लिखिए इथेन होता है C2H6 तो इसको ऐसे थोड़ी ऐसे करके लिखते हैं फिर जाकर ड्रॉ करते हैं इसी प्रकार ऐसे करके लिख के फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आगे बात समझ में मिटा दें लास्ट वाला नहीं हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं ब्लू विट्रियोल का तुमने जब बोला तो उस टाइम पे तो मैंने नहीं मिटाया उसके 3 सेकंड बाद मिटा 3 सेकंड में लिखी नहीं बगल वाले से लिख ले तूने भी नहीं लिखा तीसरे से लिख ले किसी ने नहीं लिखा CuH2O देख बंटा बंटी ने लिख लिया कितना होशियार है ये लोग लिख लिया मिटा दूं अब हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं ठीक है सर क्या करने आई हो भाई बातें करने से थोड़ी होगा जल्दी जल्दी करो ना तरातरी करो नहीं तो फिर आज खत्म नहीं होगा तो मत बोलना कल मुझे इस चैप्टर को फिनिश करना है ब्लॉक एलिमेंट को आज भी ब्लॉक करेंगे तभी कल ब्लॉक होगा नहीं तो छुट्टी के बाद चला जाएगा छुट्टी के बाद हमें नया पढ़ना है ना हाँ बोलना हो गया मिटाइए हो गया अभी मिटाइए इंक भी सूख गया था मिट भी नहीं रहा था हीटिंग है हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं CuSO4 इंटू 5H2O ठीक है ये ब्लू कलर का होता है ठीक है जब ऑन एक्सपोजर तब भी ये बनेगा CuSO4 इंटू 3H2O मतलब 2 बाल्टी पानी खत्म हो गया ठीक है और ये जो कलर होगा इसका ये क्या होगा पेल ब्लू पता था ना ये इसको जब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे वही पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये सब क्यों फटाफट समझ में आ रहा है क्योंकि 11th में
थोड़ा थोड़ा पढ़े थे? नहीं पढ़ा था। तब कहाँ मैं पढ़े थे? क्लास 10 पे पढ़ा। अच्छा, क्लास 10 पे पढ़े थे। कभी ना कभी पढ़े थे ना, तो ये चीज़ आसान लग रहा है ना। हाँ। कोई कोई चीज़ मुश्किल क्यों लगता है? कि वो पहले जो दिया गया वो नहीं पढ़े हैं। बात समझ में आ गया? हाँ। मतलब केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, ये बात मान लिए। तो ये क्या बन जाएगा? ये देखिए, CuSO4 इंटू H2O, और इसका जो कलर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ब्लूइश व्हाइट। ठीक है। फिर से इसको जब हम 220 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, ठीक है, तब ये बनेगा CuSO4। CuSO4 का कलर कैसा होगा? व्हाइट होगा। क्या होगा? व्हाइट कलर का होगा। अब देखो, इसके टेम्परेचर को अगर हम ग्रेटर देन 850 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, ठीक है, फिर से इसको हीटिंग देते हैं, तब बनेगा ये CuO प्लस SO2 प्लस O2। कलरलेस नहीं, ये जो बनेगा वो ब्लैक कलर का होगा, ब्लैक कलर का मिलेगा। कॉपर ऑक्साइड तो ब्लैक होता है। हाँ, तो तू कलरलेस बोल रहा है। मैंने 750 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको फिर से गर्म करेंगे, तब ये क्या बनेगा? CuO प्लस SO3। ये सारा चीज आ गया समझ में? पूरा प्रोसेस आ गया समझ में? मिटा दें? नहीं। मिटा दीजिए सर। इस बार पिकू लिख ली है पहले ही, इस बार नहीं सुनेंगे। हाँ बोल। ऊपर छुपेगा नहीं। ऊपर झुकेगा नहीं? ना 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 ना। झुकेगा नहीं? झुकेगा? झुकेगा ना? ये तो गलत हो रहा है। पुष्पाराज झुकेगा। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन। आप इतना ही देख रहे हैं, हम लड़कियों को उठक बैठक भी बाहर करवाते हैं, वहाँ पे खड़ा करके। पूछ लीजिए, परमिता सही है गलत? सब लोग तो ऐसे बोलते हैं, लड़की लड़कों को समान है तो यहाँ पे रियलिटी में समान वाला अधिकार मिलना चाहिए ना। लड़का उठक बैठक करेगा, लड़की भी करेगी। काम नहीं किया, सीधा बाहर जाइए, यहाँ पे नहीं करना है। बाहर की तो बहुत सारे लोग देखेंगे, तो शर्म आएगी, तो पढ़ के आएंगे, चाहे वो 10 बताओ चाहे 12 बताओ, सीधा तैयार होता। कभी नहीं, मतलब हमेशा होता है। पूछिए आप सानिया से। सानिया बता। होता है पर मैंने नहीं किया। तो तेरा वीडियो दिखा दूँ? दिखे, मैंने नहीं किया, सच में नहीं। कभी नहीं किया? चलो अगली बार याद रखना, जब ये लेट आएगी। स्केल से मार पड़ती थी। तू कभी नहीं उठक बैठक किया है? होमवर्क के लिए भी नहीं? अब पूरा बैच जब बाहर भेजते थे वो तब? तो करती थी ना। मैं कोई बात नहीं। अरे याद रखना रे। 10th में भी नहीं की थे? 10th में नहीं की थे? 10th में नहीं की थे? मैं तो ज्यादा दिन रही भी नहीं। तू जो ही ज्यादा दिन रही है, ये ज्यादा दिन नहीं रही। और मुझे जहाँ तक पता है तूने भी किया है। उठक बैठक। हाँ, नहीं नहीं। अगर मेरे को प्रूफ मिल गया तो तेरे को 100 बार उठक बैठक कराऊंगा। मेरे ऑनलाइन क्लास में होगा इस बात की रिकॉर्डिंग। अब श्योर हो जा, इसकी मैं तलाश करूंगा। झूठ नहीं बोलना है। अच्छा परमिता, तूने किया है कभी? तूने भी नहीं किया? सच में नहीं किया सर। इसमें से किसी बच्चे ने नहीं किया? हम तो नहीं हम में सर तो हम नहीं लोग आओ। तो थोड़ी देर अच्छा, हो सकता है, हो सकता है। चलो केमिकल रिएक्शन के बारे में बताने आए क्या? मैं सोच रहा है कि अभी से करना पड़ेगा। करना नहीं सर, क्या कर रहे हैं? हम तो ईद के चांद हैं, ईद के चांद को भी उठक बैठक अब कराए। देखो ना, तो अगले दिन लेट आओ ना, उसके बाद दिखाते हैं ना। सर आप कैसे दिखाते हैं ना सर? हमारे पे ये रूल अप्लीकेबल नहीं है। वाह वाह। केमिकल रिएक्शन किसका केमिकल है? किसी का किसी का। जो CuSO4 मिला ना, इसका ये देखो, CuSO4 जो मिला है, CuSO4 अगर ये एक्सेस होता है, ठीक है, और ये रिएक्ट करेगा Na2H2O3 के साथ, तो क्या बनाएगा? ये बना लेगा Na4CH6, नहीं Cu6H2O3 5, ठीक है। और ये जो है इसका नाम है तुम्हारा सोडियम क्यूप्रो थियोसल्फेट। सोडियम क्यूप्रो थियोसल्फेट, सोडियम क्यूप्रो थियोसल्फेट। विशाल, विशाल
इसका नहीं है पूरे नंबर वाले। ये गाना इसने जो फर्स्ट नंबर बनी है ये लोग गलती से बच गया, ये लोग अभी लेट नहीं आते, नहीं तो टाइम से पहले आके धरना दिए रहते हैं और उसके बाद छुट्टी होने का आधा घंटा बाद तक धरने पे बैठे रहते हैं। सही है ना? धर्मदेव इसके धर्मदेव इसके क्लास 10 के सामने बस अच्छा सुनिए, नेक्स्ट जो है कितना 6 नंबर होगा या 7 होगा भाई? अभी नंबरिंग क्या होगा? 6 होगा ना? हाँ 6 नंबर वाले के बारे में पढ़ते हैं। उन लोगों का केमिकल रिएक्शन नहीं होता, किनका? सबका होता है, पर ये बुक में जो जो चीज़ दिया गया है वो सब चीज़ बताए जा रहे हैं बस समझ में। सबका तो नहीं, ये जो कॉपर सल्फेट व्हाइट विट्रिल का ये क्या हो रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है। ये तुम ये क्या है कि ब्लू विट्रिल, तो ब्लू विट्रिल का केमिकल रिएक्शन हमने थोड़ी पढ़ा है। हमने बोला कि भाई साहब ये जो सीएस ऊपर हमें मिला ना, इसका रिएक्शन इसके साथ होता है, ये बनता है क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ इसलिए बोला, ये लिखा तो नहीं बोलता। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल चल रहा है। एमओपी बस पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन किसी का नहीं पढ़े, बस एक का पढ़े। ठीक है, 6 नंबर होगा ना? ऊपर में ये यूनिट ठीक है, फिलोसफर्स वूल जिसको क्या बोलते हैं? जेडेनो। ठीक है, और इसका जो नाम है चाइनीज व्हाइट। चाइनीज समझ के उसको डिलीट मत कर देना, अनइंस्टॉल मत कर देना। ठीक है, हाँ चाइनीज व्हाइट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? चाइनीज व्हाइट। सर ये नहीं पढ़ना है ये। हाँ, इसका जो मोप होगा, मोप मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो देखिए, ओ हल्ला नहीं करने का बॉस, 4 तरीके से बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 तरीके से। पहला तरीका क्या है? बातें मत करिए सर जी। अगर ZnOH का वोल्टेज होता है, इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा? ZnO प्लस पानी। तो हमें ZnO चाहिए, तो ZnO मिल गया। हाँ बोलिए। सेकेंड रिएक्शन जो होगा ZnCO3, ऐसे मत करना भाई। इसका जब हीटिंग करेंगे तो हमें मिलेगा ZnO प्लस CO2। थर्ड ZnCO3 इंटू ZnOH होल ट्वाइस। इसको जब हीटिंग करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा ZnO CO2 प्लस पानी। ठीक है, फोर्थ ZnNO3 ट्वाइस। जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से भी हमें मिलेगा ZnO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। तो इन सभी केसेज में हमें जो है तुम्हारा चाइनीज व्हाइट मिल रहा है। ठीक है, फिलोसफर्स वूल। अब इनके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, बताते हैं। नहीं सर, आज कुछ बार को खत्म कर देना है। हाँ बोल ना। हमारा हाथ जितनी ठंडा भी दिखता है, तो मार खा लेते हो, मार के हाँ खाते रहिए। हाँ मारिए, सानिया को मार दीजिए, जिंदा मत छोड़ना। every action has a equal and opposite reaction. सानिया तर व्हिडिओ असा लाईव्ह करून दिली. प्रॉपर्टीज, सभी को पढ़ती है। इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है। मतलब कि फिलोसोफर का। हाँ, ZnO जो है व्हाइट होता है व्हेन कोल्ड एंड येलो व्हेन हॉट। जब ये गर्म होता है तो पीला होता है, ठंडा होने पे सफेद हो जाता है। सच में? हाँ सच में, मैं झूठ नहीं बोलता। हमारे पास काश लाइट होता है।
सर अब फिर तेरा फी डबल होता तो आप कुछ भी कर सकते फिर तेरा फी भी डबल होता ना। नहीं जी। जितनी सुविधाएं उतनी पैसे, क्योंकि उसमें खर्चे होते हैं भाई। लैब सेटअप करने का पता है कितना खर्चा है भाई? 10th 11th का 10th 11th छोड़ दो, 11 12 के लिए अगर लाइट से मतलब लैब सेटअप किया जाए तो उसमें जो टोटल खर्चा आ जाएगा 15 से 20 लाख रुपए तक का आएगा। सारे चीज मतलब जितने भी प्रैक्टिकल है अगर सभी चीज को सारे इक्विपमेंट लाया जाए, सारे प्रैक्टिकल की व्यवस्था किया जाए, इतना पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? यार कमाता हूँ, खाता हूँ। जब ठंडा होगा तब व्हाइट होगा, जब गर्म होगा तो येलो। येलो को क्या बोलते हैं? पीला। पीला। सफेद कहते हैं। देखो मैं दुनिया में एक इंसान, पहला इंसान हूँ जो सेविंग्स नहीं करता। सेविंग्स करके क्या करेंगे? सेविंग्स मतलब वही 50,000 60,000 रुपये सेविंग्स, बस यही होता है मेरा। और जो मंथ में नहीं, पूरा टोटल मिला के सेविंग्स की बात कर रहा हूँ, मंथ में नहीं। टोटल सेविंग्स अकाउंट में मेरा इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा पैसा होने से मतलब फिर नहीं, ब्लैक मनी नहीं, मतलब ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। नहीं है बात समझ में? मैं मज़े करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मस्ती करता हूँ, फुल फैमिली खुश रहता हूँ, और 40-50 हज़ार रुपये इसलिए रखता हूँ। सुनो ना, इमरजेंसी क्या हो जाएगा? बैंक में नहीं होता, लेकिन घर में होता है। घर में नहीं, बैंक में होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो सर मतलब तो बाकी सर घर में आपने होता है। आपने बाकी घर में नहीं होता है, बाकी पैसे को खा के खत्म कर देता तो हूँ। सर आपने उस दिन बोला था ना आपके पास 2,000 का कितना सारा नोट है। वो तो एक बंडल बोला था ना, हाँ, एक बंडल में तो 4 ही है ना। एक बंडल में गड्डी है ये देखो अभी भी है मेरे पास, अभी तक मैंने एक्सचेंज नहीं किया। मेरे पास एक बंडल नोट है, लेकिन उस एक बंडल में ये देखो 4 पीस है बस। हैं? ये 4 पीस के नीचे और भी 10 पीस लुका हुआ है, छिपा हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है। तो वही बात है, देखो लोग क्या करते हैं ना, पैसा बचाते हैं, पैसा 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 करते करते, देखो मेरा सोचना समझो, पैसा 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 करके इतना पैसा कमाते हैं, पैसा ही पैसा होता है, और वहाँ पे पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक वाला मारता है, धक्का मर गया, खत्म, ले गया पैसा। समझ रहे हो पीपू? तो जिंदगी में पैसा रखना गलत बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा पैसा रखने से ना कलयुग सवार हो जाता है सर पे। अगर मेरे पास अभी मान लो कि 2-4-5 लाख रुपया होता ना, तो फिर क्या होता पता है? मेरा मन पढ़ाने में ही नहीं लगता। मन करता है चलो थोड़ा सा, नहीं पैसा खत्म करने में तो मन लग कुछ, चलो अभी पैसा आ गया, अब कुछ नया करते हैं, दिमाग में आइडिया जाने लगते हैं। और ऐसे होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा दुखी। हाँ, ज़्यादा दुखी भी होते हैं। अभी तुम देखो आराम से तुम्हारे साथ बातचीत, पढ़ाई लिखाई, हंसी मजाक सब। अब देखो पैसा हो जाता तो मैं क्या करता, मैं कुछ दूसरा सेटअप भी कर लेता, ये भी पढ़ाता, कुछ दूसरा सेटअप करता, और पैसा कमाना चाहता, फिर जाकर तीसरा करता, फिर देर से दिमाग, फिजिक्स वाला कितना अच्छा पढ़ा रहा था जब ओनली फिजिक्स पढ़ा रहा था। तो ध्यान से सुनो, मतलब तुमको ये बात गलत लगेगा परंतु यही सही है। फिजिक्स वाला कितना अच्छा चल रहा था, उसका नहीं चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर से क्या हुआ, उसने केमिस्ट्री स्टार्ट किया, मैथ स्टार्ट किया, बायोलॉजी स्टार्ट किया, एनडीए वाला, ये वाला वो वाला, इतना ना अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया ना, अब वो पढ़ाता नहीं अच्छे से, पता है तुझे? अब बस बिजनेस करता है, आके सुनो ना बंटी, आके बस अनाउंसमेंट करता रहता है, ये कोर्स आ गया, ये कोर्स आ गया, वो करता है, खुद नहीं पढ़ाता, पढ़वाता है। सर तो ऐसे तो पहले भी केमिस्ट्री पढ़ाता था। लेकिन पॉपुलर वो फिजिक्स का नाम कर रहा है, ठीक है? नाम भी उसका फिजिक्स वाला ही अभी भी चलता है, भले केमिस्ट्री वाला क्यों ना आ गया। केमिस्ट्री किसके पास पढ़ता है? तो फिजिक्स वाला के पास, ये नहीं बोलते केमिस्ट्री वाला के पास। आया बात समझ में आते ना? लेकिन अभी उसका क्या हो गया, काफ़ी उसका ग्रोथ काफ़ी कम हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है। इसी प्रकार बायजूस पता है लॉस में जाने लगा अभी, वेदांतु सब डूब रहा है। टॉपर हाँ? टॉपर अनअकैडमी, आपने नहीं सुना? अनअकैडमी के टीचर ही भाग जाते हैं। फिर ऐसे लोग बोलते सर हैं, अच्छा है। अनअकैडमी का टीचर अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके टीचर ना टिकते नहीं है, भाग जाते हैं। मतलब जो भी अच्छे टीचर होते हैं ना, उनको इतना ना क्लास उलिवाता है ना कि वो टीचर ही छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। उसके हिसाब से उसको पैसा, टीचर लोग अपना पॉपुलर हो जाता है, खुद का चैनल बना के खुद चलाने शुरू कर देते हैं। अब तो वो शिपावती बहुत अच्छा पढ़ा। अभी उसका भी कुछ दिन चलेगा, फिर थोड़े दिन बाद देखेगा कि कोई और आ गया। वो नीट का प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट है 4 लैंग्वेज में। 4 लैंग्वेज में वही टीचर, हाँ एक ही टीचर ऐसे कैसे हो गया? तो भाई टीचर को आएगा 4 पूरा लैंग्वेज, एनसीईआरटी मतलब पढ़ाता है। सही है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखो पैसा आने के साथ आइडिया आने लगता है, आइडिया आने के साथ टीचिंग एक ऐसा करियर है, टीचिंग एक ऐसा करियर है, तुम इस बात को अभी नहीं मानोगे, जब मतलब तुम्हारे पास अकल आएगी तब मानोगे। टीचिंग एक ऐसा करियर है, कोई भी टीचर को पता है कोई दूसरा जॉब क्यों नहीं करने दिया जाता है? स्कूल के टीचर के बारे में तुमने सुना होगा कि वो टीचर कुछ और नहीं कर सकता, ऐसा सुना है?
बाहर ट्यूशन नहीं खोल सकता, हाँ। मतलब इस टाइप से कोई दूसरा बिजनेस भी नहीं कर सकता, वो कर लेता है, नहीं कोई कंप्लेन करता है इसलिए। अब बाकी एम्प्लॉय के लिए ऐसा कंडीशन नहीं ट्यूशन है। पढ़ा सकते हो पर खुद के स्कूल के स्टूडेंट क्यों नहीं है? नहीं, किसी को भी नहीं पढ़ा नहीं, सकते, किसी को भी नहीं किसी पढ़ा को भी नहीं पढ़ा सकते। ऐसा क्यों किया गया पता है? ताकि अगर वो दूसरे को पढ़ाना शुरू करेगा ना, उनका दिमाग उधर से पैसा उधर लगने लगेगा, सोचेगा ये तो फ्री की इनकम है यार, स्कूल में पढ़ाना ही छोड़ देगा, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ाएगा वो। आए बात समझ में? तो यही चीज़ है, जो अच्छे टीचर है ना वो अपना खुद का। खान सर, कभी सुना है कि खान सर में मतलब कोई दूसरा टीचर, चौथा पांचवा टीचर ये सब घुस गया? नहीं, खान सर बस खान सर अकेले ही पढ़ाएंगे, सब सिलेबस अकेले पढ़ाएंगे। नया बात समझ में? विकास देवी कृति इनका सुने हो ना, वो अपने मतलब इसको बदल नहीं रहे, तो इसलिए वो सब अभी टिके हुए हैं। अलग पांडे उससे ज्यादा आगे निकल के अभी वो फ्लॉप मार दिया। लेकिन लर्नर अब भी पूरा नीचे जा रहा है ऐसे। सब नीचे जाएगा। हम सबसे लास्ट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जब मैं मेरा एज 40 क्रॉस कर जाएगा ना, तब हम आएंगे यूट्यूब पे मेन रूप से, तब तुम लोग का एक टीम बनाएंगे। हाँ। सब्सक्राइबर तो मिलेगा। जो टीचर बनना है ना, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, फिर जाके वीडियोस बनाएंगे और अपलोड करेंगे, और तुम लोग को सैलरी पे रखेंगे। इतना पैसा कमाएंगे आपके लोग, क्या बोलूं? हमारा मैटर है ना। सभी लोगों को फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा सुनो, जेडेनो इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, कौन बताएगा? जो दोनों को मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक भी है, बेसिक भी है। हाँ, जो एसिडिक नहीं, मतलब एसिडिक रिएक्शन भी हाँ कह सकते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। मतलब देखिए, जेडेनो जो है ये तुम्हारा HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? ZnCl2 माइनस, ठीक है? और अगर ये बेस NaOH के साथ रिएक्ट कर लेता है तो ये क्या बना लेगा? Zn2 ZnO2, ये बनाएगा Zn2, सॉरी Zn नहीं, गलत लिख दिया, ये तो मैं सोच रहा हूँ Na2, NaOH है ना, Na2 ZnO2 ये बनाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, ठीक है? ये क्या पूछा गया था, कैसे करके पूछा गया था कि मान कौन सा ऐसा ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, सुनो ध्यान से, कौन सा ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो जब एसिडिक और बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है, मतलब कैसे करके था एग्जैक्ट नहीं, तो वो मेटल पे कैटायन भी आ जाते हैं और एनायन भी आ जाते हैं। आया समझ में? कैटायन भी मतलब पॉजिटिव आयन भी आ जाते हैं और निगेटिव आयन भी आ जाते हैं रिएक्शन के बाद। तो ये देखो, ये Zn जो है यहाँ पे ZnCl2, ये देखो ये एसिड के साथ रिएक्ट किया, मतलब मेटल ऑक्साइड Zn ऑक्साइड ZnO, ये जब एसिडिक मीडियम में रिएक्ट किया तो इस पे कितना है? +2 चार्ज, ठीक है? यहाँ पे माइनस है, ठीक है? +2 चार्ज। और यही बेसिक में किया तो ये देखो -2 चार्ज। ये बस वही एकलौता है और कोई नहीं है। यही चीज पूछ लिया था, तुम जहाँ पे सोचना खत्म कर देते हो वहां से शुरू करते हो। ऐसे गोला लगा के लिख लो समझने के लिए, ठीक है? क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो जब एसिडिक और बेसिक मीडियम से रिएक्ट करता है, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, और बेसिक मीडियम में +2 +-2 ऐसे करके नहीं दिया, बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है? ये देखो सॉरी में प्लस आ गया ना, अरे इसको जो सेपरेट करेंगे आयन में, नहीं आ बात समझ में? आ गया? तो फिर रिएक्शन क्यों नहीं दे रही है, क्या आ रहा है? लगना चाहिए ना चेहरे से। लिखिए 7th नंबर, तानिया है या चली गई? काश तानिया के पैर जल्दी ठीक हो जाते तो तानिया भी आके 2-4 दिन पढ़ लेती क्लास में। कितना अभी बाकी है तानिया, ज्वाइंट हो गए क्या? 1 मंथ के बाद जाएंगे फिर से डॉक्टर के पास, फिर वो बोलेंगे कि अब की प्लास्टर खोलना है कि नहीं। हाँ, प्लास्टर एक बार देखना, मतलब एक्सरे पता नहीं जैसे भी करेगा, और डॉक्टर से पूछ लेना, अगर ठीक होगा प्लास्टर खुलने के बाद 2-4-5 दिन आराम करना, उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू करना, कुछ क्या ना परिणीता की तरह, फिर से मत गिर जाना। FeCl3, ठीक है? FeCl3 इसका जो मॉप होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन 3 तरीके से, नहीं 1 तरीके से। ये कैसे बनेगा? FeCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? Cl जो होगा, क्लोरीन जो होगा एक्सेस होगा, ठीक है? तो ये क्या बना देगा? FeCl3, ठीक है? इसकी प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी मेथड ऑफ प्रिपरेशन FeCl3 कैसे बनेगा? Fe और Cl2 एक्सेस, Cl2 के नीचे एक्सेस
XSCl2, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेगा तो FeCl3, ये कितना अच्छा है, ऐसे छोटा छोटा होता तो सारा कितना मजा जाता ना, ठीक है। तो ये देखिए प्रॉपर्टी, अगर ये FeCl3 या फिर इसका फर्दर रिएक्शन भी बोल सकते हैं कि FeCl3 का रिएक्शन अगर ये KSCN के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाएगा FeSCN3, ठीक है, जिसका नाम होगा, मतलब ये जो होगा कलर जो इसका होगा ब्लड रेड कलर, ठीक है। और यही हाँ KSCN ये पोटेशियम है, सल्फर, ये कंपाउंड का नाम नहीं पता, वो मारो तो सर्च तो आ जाएगा गूगल से, ठीक है। KSCN, C जो है तुम्हारा कार्बन और N नाइट्रोजन, ठीक है। हाँ, अब इसका पूरा पोटेशियम, ठीक है। अब इसका नाम मैं भूल गया हूँ तो तुम जान सकते हो, ठीक है। FeCl3 रिएक्ट करेगा K4 FeCN6, तब ये बना लेगा Fe4 FeCN6 और इसका जो कलर होगा प्रूशियंस ब्लू। ये कैसा कलर होता है भाई? PRUSSIN, प्रूशियंस ब्लू, पता नहीं क्या होता है। और इसका जो नाम है, और ये जो बना है ये है तुम्हारा आयरन 3 एक सेकंड मत लिखना, हेक्सासाइनोफेरेट, आयरन, थोड़ा सा जगह चाहिए। ये जो नाम है इसका ये है आयरन 3 हेक्सासाइनो, किसका है वो? फेरेट, हाँ ये पूरा फेरेट 2, ये नाम है इसका, ठीक है। एक कंडीशन और, ये जो है यहाँ पे जो कहाँ पे पर्शियंस ब्लू, BLU छूट गया, ब्लू, ठीक है। ये कलर है और इसका नाम है आयरन 2 हेक्सासाइनोफेरेट 2, ठीक है। आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, ठीक है। अब ये देखो एक छोटा सा की पॉइंट यहाँ पे लिख लो, मतलब इसमें ऐसा नहीं है, जैसे ये देखो यहाँ पे जो Fe है इस पे जो चार्ज है +3 है और यहाँ पे क्या है +2 है। तो अगर +3 +2 था, मतलब ऐसे करके, पहले मुझे लिख लेने दो, बाहर वाले Fe में +3, अंदर वाले Fe में अगर +2, मतलब ऐसा अगर है तो इसका जो कलर है वो है एशियन ब्लू। लेकिन इस कंपाउंड में नहीं, मतलब ऐसे दूसरे कंपाउंड भी बन सकते हैं जिसमें बाहर में +2 चार्ज होगा, अंदर में +3, ठीक है। बाहर में +2 चार्ज होगा और अंदर वाले Fe में बाकी सब कुछ कंपाउंड सेम रहेगी, ये भी होता है, ठीक है। अंदर वाले में अगर +3 चार्ज रहता है, ये चीज़ पर पूछा गया है, तब इसका जो कलर हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रम्बल्स ब्लू, TURMBULLS, टर्नबल्स ब्लू, कलर चेंज हो जाएगा। यानी से यहाँ पे कितना +3 +2 है ना। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता है इधर पे ये चार्ज इधर पे ये होता, तब इसका कलर जो पर्शियंस ब्लू ने टर्नबल्स ब्लू होगा, ठीक है। ब्लू भी एक तरह का थोड़ी होता है। अच्छा, इसको मिटा दूं क्या? अब इसके हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर के बारे में। TURNBULLS, टर्नबल्स। मिटा दें? विद्या ददाय धन शक्ति परेशा परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय चौरक्षणाय। मतलब स्ट्रक्चर पर होते हैं मीटिंग इफेक्ट बताने लगेंगे, 10 मिनट चला जाएगा, हमको खत्म करना है।
बेकार बोल दिए। हीटिंग इफेक्ट। 3 नंबर कैसे है? पता है दुनिया में मैं पहला टीचर हूँ जो मैथ साइंस के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाता हूँ। 3 नंबर देखते हो। साइंस तो साइंस के टीचर को कौन सा टीचर है जो संस्कृत पढ़ाता है, जरा पता करना। इंजीनियर हो वो, अगर हो क्या नहीं पता पढ़ाता हूँ ना कोई सर। ढूंढो ना। नहीं है, अगर है भी उसको आता होगा लेकिन वो पढ़ाता नहीं है। बात समझ में? मैं भी नहीं पढ़ाता था शुरू में, आपने ढूंढ लिया। मैंने ढूंढ लिया। ढूंढना तुम ढूंढ के लेकिन बता। टाइम तो ये रुक जाएगी किसी। ठीक है। FeCl3 देखो, या तो मैथ पढ़ाता है, या तो फिजिक्स पढ़ाता है, या तो केमिस्ट्री पढ़ाता है। तो तीनों पढ़ाने वाले कोई एक आध मिल जाएगा, मिलेगा, बहुत सारा मिल जाएगा जो तीनों पढ़ाता है। क्या पता उसका बेटी और बेटा को घर में पढ़ाते हैं संस्कृत। हाँ? बेटे को तो सब नहीं, वो तो पढ़ा सब पढ़ाते सकता है हैं, सर। वो तो सब पढ़ाते हैं। पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसा तू कोई भी पढ़ा गारंटी सकती है। नहीं है। आता है तुझे संस्कृत पढ़ाना? हाँ। संस्कृत आता है? हाँ? संस्कृत आता है? हाँ। अच्छा चल। वह जाति है, बता इसको ट्रांसलेट कर संस्कृत वो में। जाती है। हिंदी में। वो जाति है। वो जाती है। और बोलेंगे और बोलिए और बोलिए। सर आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपने बोला ना। सानिया और परमिता जाति है। सानिया और परमिता जाती जाति है, हिंदी में नहीं, मतलब संस्कृत में बोलना है। है। जतैया है। वह जाता है, चल वह जाता है। वो जाते हैं। अब वे जाते हैं, वे जाते हैं। हिंदी को हिंदी में बोल रही है। वे जतैया सकैया है। Next। वह जाता है सह गच्छति, वो वे जाते हैं ते गच्छन्ति, बसंती। बसंती में। जिसको हिंदी वे दोनों जाते हैं तो गच्छत, सह तो ते गच्छति गच्छत गच्छन्ति। पढ़े थे बचपन सर ये में। टेस्ट पर ही है। चलिए नहीं पहला एक्सटेंशन, सॉरी हीटिंग इफेक्ट। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा सनी, जल्दी बोल। FeCl2 और क्लोरीन गैस, खत्म। स्ट्रक्चर ऐसा ही छोटा छोटा हो तो कितना मजा आएगा ना। कितना बनता है? FeCl3 इज solid form in FeCl3 in solid form exist as dimer। डायमर क्या होता है? डायमंड में दो। जैसे हाँ सही बोली, FeCl3 ट्वाइस इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है। तो देखिए कैसे इसका स्ट्रक्चर। FeCl3 दो, ठीक है, 3 क्लोरीन लगा दिए, एक का, बीटा, 3 का, Cl और एक Fe को यहाँ पे बगल में रख दिए, इसने भी बना लिया 3 Cl। अब इस क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है वो दे देगा इसे, और इस क्लोरीन के पास जो है वो दे देगा इसे से। हो गया, ऐसे बनाया था ना, ये पहले भी पढ़ाया जा चुका होगा केमिकल बॉन्डिंग में। ये हो गया खत्म। चलिए हो गया, छाप लिए। नहीं। हाँ आज का जो, अच्छा चलो थोड़ा सेटिंग्स कीजिएगा। आज का जो क्या था नहीं बोलूँगा। खत्म हो गया। ये मतलब ये कंपाउंड खत्म हो गया, डी ब्लॉक का कंपाउंड। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इसके बाद खत्म डी ब्लॉक। हाँ 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बाद डी ब्लॉक खत्म। हाँ डी ब्लॉक खत्म। अच्छा देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द डी ब्लॉक। सर थोड़ा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। कंपाउंड खत्म हो गया। और हाँ एक बात अच्छे के लिए बता दूं कि कंपाउंड जो तुमने पढ़ा ना, वो जो पहले दिन मतलब कल जो 2 पढ़ाए थे NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है। आया बात समझ में? NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो पढ़े हैं वो आगे मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, जेई, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। NCERT में ये सब शायद मतलब अच्छे से मतलब बोल के थोड़ा दे दिया है, अच्छे से नहीं दिया है। रिएक्शन ये 2 ही सीखना है तुमको अच्छे से। कौन सा? K2Cr2O7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम फाड़ के एकदम रट्टा मार लेना है। और कौन सा है एक दिखा इससे पहले KMnO4। ये दोनों एकदम दोनों मिला के 90% इम्पोर्टेंट। अब बाकी जो ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, ये सब जो इतना सारा पड़े वो मिला के 10% इम्पोर्टेंट। मतलब आगे वेटेज समझ में आ गया क्या है? हाँ
इसलिए उसको फाड़ देना अच्छे से, मतलब फाड़ के फेंकना नहीं है, मतलब पढ़ लेना अच्छे से। हाँ जी, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट, लेकिन ये तो फंसी है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट, छोटा छोटा है क्या? हाँ छोटे छोटे हैं, हेडिंग डाल दिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल Cu2 प्लस, ऑल Cu2 प्लस हैलाइड्स आर स्टेबल एक्सेप्ट आयोडीन। Cu2 प्लस हैलाइड्स जितने होते हैं सभी स्टेबल होते हैं आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन क्या करता है, जैसे देखो Cu2 प्लस है, आयोडीन के साथ I माइनस के साथ अगर रिएक्ट कर गया तो कॉपर जो है ये क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है और आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये बना लेगा तुम्हारा Cu2I2 प्लस I2, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे जो I हो गया तुम्हारा, मतलब सॉरी कॉपर जो हो गया, यहाँ पे 2 प्लस था, यहाँ पे +1 हो गया। आयोडीन देखो यहाँ पे -1 था, ठीक है, I माइनस पे कितना है -1, और यहाँ पे देखो प्लस हो गया, ठीक है। तो आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाता है, कॉपर रिड्यूस्ड हो जाता है। सेकंड लिखो, Mni2 प्लस, सेकंड प्रॉपर्टी, नहीं ऐसे ABC करके लिखोगे क्या, क्योंकि 13 14 है तो ये रोमन में तो अच्छा नहीं होगा ना, ABC करके ABC करके लिखोगे, मैंने या नहीं तो 1 2 ऐसे लिख लो, 1 2, ठीक है, ये वाला सही रहेगा। Many Cu plus compound are unstable in aqueous solution। aqueous solution में ज़्यादातर Cu प्लस कंपाउंड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। जैसे मान लो Cu प्लस बनाता है Cu2 प्लस प्लस Cu, तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें Cu2 प्लस की ज़्यादा होगी Cu प्लस से, ड्यू टू मोर नेगेटिव डेल्टा H हाइड्रेट HYD, ठीक है, which is greater than second ionization energy of Cu, second ionization energy of Cu। तू पहले हम मार के रहे भाई, हाँ समझा रहा हूँ। देखो आपको सॉल्यूशन में Cu2 प्लस Cu प्लस जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन करता है और ये Cu2 प्लस और Cu में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्टेबल, हाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, याद है या भुला गया? हाँ हाँ ठीक है, सर हाँ क्या वो वहाँ पे बेटा, क्या लिखा है ग्रेटर देन 2 के ऊपर? मेनी Cu प्लस नहीं कंपाउंड आर, नीचे सर विच इज ग्रेटर देन 2 के ऊपर। ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द Cu, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, aqua सॉल्यूशन जो हम लेते हैं Cu प्लस का, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है और ये क्या हो जाता है Cu2 प्लस और Cu में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेबिलिटी जो होता है ये Cu2 प्लस का ज़्यादा होता है Cu प्लस से, क्यों? तो ड्यू टू द मोर निगेटिव चार्ज, ठीक है, मोर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो डेल्टा H का जो हाइड्रेशन होगा उससे उसमें ज़्यादा होगा जिसमें ज़्यादा चार्ज होता है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा चार्ज होगा उसका डेल्टा H का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये Cu2 प्लस का ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा चार्ज होगा। उसके बाद देखो ये निगेटिव वैल्यू जो हमने दिखाया है, निगेटिव वैल्यू ये बता रहा है कि एनर्जी निकल रहा है, इसके बारे में जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cu जो है ना ये निकल रहा है, इसके बारे में निगेटिव चार्ज दिखा रहा है। और जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, ठीक है, डेल्टा H हाइड्रेशन जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, नहीं समझे?
मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें जितना ज़्यादा चार्ज होता है उसका डेल्टा एच हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होता है, बस ऐसे मान के चलो, ठीक है। चार्ज जिस पे जितना ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हाँ तो CO2+ पे ज़्यादा है ना, चार्ज ज़्यादा है ना CO से, तो इसका ज़्यादा होगा। ये मोर नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू जो हम बात कर रहे हैं ना, ये नेगेटिव ये बता रहा है कि एनर्जी निकल रहा है, ये मतलब नेगेटिव साइन को ऐसा समझ के चलो, ठीक है। नेक्स्ट, पचहत्तर, 80, 100, अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 3, KMnO4 is isostructural with KClO4, थर्ड प्रॉपर्टी, मतलब थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट पॉइंट। KMnO4 is isostructural with KClO4, मतलब KMnO4 का स्ट्रक्चर और KClO4 का स्ट्रक्चर बोल रहा है कि मतलब आइसो स्ट्रक्चर होंगे, मतलब सेम होंगे, मतलब दोनों के स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होते हैं। आप बोलो कि टेट्राहेड्रल क्या होता है, पता है, ये सब पढ़े हैं? हाँ तो फिर तो आप होशियार है। डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O प्लस और O माइनस K प्लस, O माइनस K प्लस, ये होगा KMnO4, ऐसे बनेगा ना। इसी प्रकार जो KClO4 है उसका भी ऐसा बनेगा, क्लोरीन होगा बीच में, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस K प्लस, ठीक है। ये भी है टेट्राहेड्रल, दोनों ही स्ट्रक्चर जो है ये है टेट्राहेड्रल और ये आइसो स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ नंबर पॉइंट, नहीं फोर्थ नंबर होगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मोस्ट ऑफ द कार्बोनाइल इज 0। ज़्यादातर कार्बोनाइल में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, NiClO4, Cl नहीं CO4, इसमें Na का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल MnCO5, तीसरा CrCO6, इट इज। नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट Fe, हाँ बोलो। सर मोस्ट ऑफ द की बात कह रहे हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द कार्बोनाइल CARBONYLS, कार्बोनाइल्स CARBONYLS, कार्बोनाइल्स इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मोस्ट ऑफ द कार्बोनाइल्स आर 0। फॉर एग्जाम्पल दिस इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 होंगे, ठीक है। आगे का पॉइंट लिखो, फिफ्थ नंबर, ऊपर का मीटर क्या खत्म हो पाएगा आज का, लगता नहीं हो पाएगा यार, अभी 5 तक बचा है, पूरा कोशिश करूंगा। थोड़ा लेट होने से चलेगा ना, कर देना आज खत्म इसको, अगले दिन ब्लॉक कर देंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। उसके बाद हाँ सैटरडे को होगा ना, सैटरडे को नया शुरू करके जाएंगे ना। सर वो संडे का रात का क्लास आज आज कौन सा डे है? Wednesday. हाँ तो आज 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 कौन सा डे? हाँ कर लेंगे आज, ठीक है। आज रात में फिजिक्स होगा। संडे से हमारा क्लास नहीं होगा, हम लोग लास्ट सैटरडे सुबह को क्लास करेंगे। सैटरडे सुबह नहीं, संडे सुबह तक करेंगे। संडे को नहीं करेंगे, अगले संडे को करेंगे।
सैटरडे को ठीक है। शाम को आपने बोला ना अगर कराएंगे। हाँ सैटरडे को शाम को हम आ जाएंगे, 5 बजे तक आ जाएंगे। हाँ करा देंगे, सैटरडे को भी करा देंगे, शाम में, सुबह में नहीं होगा, सैटरडे को शाम में होगा, सुबह में नहीं। सैटरडे में मैं आ जाऊंगी घर। सैटरडे को सुबह वाला नहीं होगा, शाम वाला होगा। समझ में आया? संडे को तो तेरा संडे का जो तेरा क्लास है वो ऑलरेडी करा दिया गया, मतलब थर्सडे को आज करा दिया गया। मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन की छुट्टी मिली। समझ में आया? सैटरडे को शाम में करेंगे, संडे को भी शाम में करेंगे, ठीक है, संडे को भी शाम में करेंगे, सर आप कहाँ जा ठीक रहे है। क्या हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ, मतलब 2-3 दिनों के लिए घर वाले को लाने के लिए, घर के सारे लोग चले गए हैं गाँव, उसको लाने के लिए जाऊँगा, ठीक है ना। तो संडे सुनो, संडे को जो अपना क्लास होता है, थर्सडे को छुट्टी होता है शाम को, सुबह में नहीं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम सप्ताह में 6 दिन पढ़ते हैं, 7वां दिन छुट्टी होता है, तो मॉर्निंग वाले टाइम में संडे को छुट्टी होता है और इवनिंग वाले टाइम में थर्सडे को छुट्टी होता है, ठीक है। तो संडे को तुम्हारा मतलब जो क्लास है अपना, वो हम थर्सडे को आज अरेंज कर रहे हैं। फिर बच गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हाँ फ्राइडे, 5 दिन का छुट्टी हो रहा है। फ्राइडे को मैं ऐसा करूँ, फ्राइडे को कितना डेट है बताना, तो फ्राइडे को भी शायद होगा 16 है, नहीं फ्राइडे को नहीं, सैटरडे। फिर सैटरडे को क्लास होना है और शाम से, सैटरडे को शाम को होगा। और संडे का जो छुट्टी था उसको फिर से संडे को भी क्लास अरेंज किया जाएगा, ठीक है, संडे को भी क्लास अरेंज किया जाएगा। तो मतलब 5 दिन तुम्हारा बीच में बंद रहेगा, पूरी तरह से बंद रहेगा, ठीक है। संडे में क्लास होगा सैटरडे को क्लास होगा, और संडे में रात संडे को भी होगा, रात को सैटरडे संडे दोनों दिन होगा, ठीक है। रात को हाँ। रात को होगा। हाँ एक बात नहीं सर, एक बात बोलूं, आप कब जाएंगे? हम जाएंगे संडे को। संडे को ना, तो फिर संडे अरे इस संडे की बात नहीं हो रही है, अगले संडे की बात हो रही है, पागल मूर्ख। अच्छा सर मैं एक बात सुनो मैं बता रहा हूँ, आज भी क्लास होगा। आज कौन सा डे है? थर्सडे है। तो संडे वाला क्लास आज मतलब शिफ्ट किया गया, ठीक है। फ्राइडे को भी पूरा क्लास होना है सुबह शाम, सैटरडे को भी पूरा सुबह शाम होना है। यार मार इसको, यार मार, मेरे को पागल कर देगी भाई साहब। मैं घर जाऊंगा उसके बाद में छुट्टी तुम्हारे चालू होगा, बकलूलिया। आज कौन सा डे है? थर्सडे है, कल फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है। अब सुन ध्यान से, ये संडे को तुम्हारा जो क्लास था, आज थर्सडे को जो छुट्टी था, आज छुट्टी था ना, आज इस दिन क्लास था, तो ये वाला आज करा दिया गया, ठीक है। इस दिन तो पूरा ही होना है, ये दिन तो डबल हो गया, मतलब आज भी होगा, रात में भी होगा, ये भी होगा पूरा सुबह शाम एकदम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके बाद संडे वाला आज करा दिया जाएगा शाम को, आज शाम को जो छुट्टी था वो संडे वाला करा दिया जाएगा। अब यार मेरा छुट्टी शुरू होता है मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, मैं इस 5 दिन की बात कर रहा हूँ। ये कोई क्लास नहीं होगा। डेट बता दूं, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तारीख को सैटरडे, तो इस दिन क्लास होगा शाम को इवनिंग से, ठीक है। संडे को भी होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चलता रहेगा। उसके बाद ये थर्सडे को जो बंद होता था ना, पिकू के लिए क्लियर हो गया। अभी क्लियर हो गया। मतलब ये क्या सोच रही थी पता है, ये कल से ही छुट्टी है ऐसा सोच रही थी। सर और एक डाउट है, हाँ अभी भी उसको कंफ्यूजन है, पागल है। ये बोल रही फ्राइडे को तो हमारा रात में मतलब नहीं होता है ना, दिन में होता है ना। हाँ हाँ वही बोल रहा तो रात में नहीं होता है, तो रात में जिसका है उसका होगा ना। उसका होता है। उतना दिमाग तो तेरे पास खुद होना चाहिए ना। थर्सडे को देखो, थर्सडे संडे को तेरा होता है, तो थर्सडे वाला सॉरी संडे वाला थर्सडे को किया गया, तो फिजिक्स से किया गया यार। इतना दिमाग तो कॉमन सेंस वाला बात पहले से ही पता होना चाहिए सबको। बताओ, तेरे को तो ये क्लियर था नहीं ये बात करते हैं। अगर तुम पूरा सप्ताह भी पढ़ते हो पुके, पूरा सप्ताह भी पढ़ते हो, तो 3 दिन तो तेरा वैसे ही नहीं होता है, रात को 3 ही दिन होता है ना, 3 दिन का मैच होता है। तो 5 दिन तुम्हें क्या करना है? 5 दिन छुट्टी नहीं है, ये बात तो बताना ही मैं भूल गया, सदमे में रह जाते। 5 दिन टेस्ट चलेगा। तुम क्या सोच रहे हो मजे करेंगे? मजा उजा कुछ नहीं मिलेगा। 5 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया, इसलिए तो मैं जल्दी कर रहा हूँ। 5 दिन 5 चैप्टर का टेस्ट,
और मार्क्स का देख लो, फेल उल किए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फेल उल नहीं करना है किसी को, अच्छे से टेस्ट देना है। 5 दिन है ना। अब देखो कौन कौन सा डेट मैंने बोला, थोड़ा सा मुझे याद, 12 कन्या, ध्यान में सुनना, 12 13 टाइम टेबल दे रहा हूँ, 14 15 16, 5 दिन है। अब तुम डिसाइड करो कि किस दिन कौन से चैप्टर का टेस्ट देना है। हम बहुत प्लानिंग के साथ कोई काम करते हैं। सीरियल वाइज, हाँ ऑनलाइन सीरियल वाइज, है ना, सीरियल वाइज, ऑनलाइन पे होगा, MCQ टेस्ट होगा, सीरियल वाइज। चलेगा। डीएफ सुन, MCQ टेस्ट होगा, क्या होगा, MCQ टेस्ट। और सुनो, रिटन टेस्ट भी तेरा एक लेंगे, रिटन टेस्ट लेंगे, लेकिन ये इस बीच में नहीं लेंगे, वो ऑफलाइन लेंगे, क्योंकि रिटन टेस्ट घर पे देख के तुम लोग चीटिंग करके लिख दोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो ये ऑफलाइन लेंगे, उसमें क्या करेंगे, सुन ले भाई, जितना चैप्टर पढ़े हैं ना उन सब का कॉम्बाइन करके ले, जैसे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया, चारों चैप्टर को एक साथ मिक्स करके 80 मार्क्स का पेपर बना के, नहीं समझ में आया, ऐसा करके 3 घंटा टाइम दे देंगे, मतलब बोर्ड पैटर्न पे पूरा लिया जाएगा और ये यहाँ पे बिठा के लिया जाएगा। ये होगा मेरे आने के बाद, ठीक है। फिलहाल तुम्हें उसमें MCQ क्वेश्चन नहीं देंगे, एक भी नहीं, क्योंकि MCQ इधर पे ले लिए ना। नहीं बात समझ में? अरे टेस्ट हम कैसे ले, बस ये मतलब ये तो हम पे डिपेंड करता है हम कैसे पढ़ें, और तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे तैयारी करते हो। तो हम सारा MCQ एक साथ ले लेते हैं, और लिखने वाला 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स इसके क्वेश्चन का एक साथ ले लेंगे, कोई दिक्कत। तो इस बहाने क्या होगा, तुम 2 बार रिविजन मार दोगे उसको। एक बार सुनो, फायदा बता रहा हूँ, परमिता मुंह बंद कर, चैप्टर वाइज रिवीजन तो तेरा हो ही जाएगा। इसके बाद सबका कॉम्बाइंड ये करके लेंगे, फिजिक्स का एक साथ, केमिस्ट्री का एक साथ, 2 दिन लगेगा, एक दिन सुबह, मतलब एक ही दिन में सुबह शाम दोनों टाइम टेस्ट कर देंगे, यानी तो एक दिन सुबह को और दूसरे दिन भी सुबह को, मतलब कुछ ऐसा जैसे तुम लोग बोलोगे सो ले। तो उसमें, और ये कब करेंगे, लास्ट में करेंगे, जो लास्ट डे होगा ना अपना, मतलब जो तुम लोग का जिस दिन तुम चले जाओगे उस लास्ट दिन में करेंगे। लास्ट दिन में सुबह में टेस्ट कर देंगे और शाम तक हम पेपर ऊपर चेक करके अगले दिन सुबह तक तेरा रिजल्ट डिलीवर कर देंगे, तुम्हें खुशी भी मिलेगी देख के, ठीक है। अच्छा होगा कि नहीं होगा? तो इस दिन क्या ले लूँ बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स चैप्टर 1, सही है। इसके बाद फिजिक्स चैप्टर 2 या केमिस्ट्री, जल्दी बोलो, जो बोलो। चैप्टर 2 तो एक साथ फिजिक्स की मिल जाएगी। इस दिन जो होगा फिजिक्स चैप्टर 2, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 नहीं लेंगे, होल्ड कर देंगे। केमिस्ट्री क्योंकि साथ में पढ़ोगे ना तो दिमाग में रिलेट होता रहेगा, ठीक है। अब चलेगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 3, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और 15 को जो होगा तुम्हारा केमिस्ट्री का चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 8, 1 2 3 4, हाँ करंट तो अभी चल ही रहा है, ठीक है। और इधर पे ले लेंगे चैप्टर 8, केमिस्ट्री का चैप्टर 1। तो तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रहा है, टेस्ट भी बहुत जरूरी होता है, जो किसी बच्चे ने नहीं दिया होगा और वो तुम ले रहे हो, ठीक है। तो तुम एकदम पूरा दिन, हाँ टाइमिंग बता दो किस टाइम पे लेना है, सुबह या शाम? सर कभी भी तो दे सकते हैं, कभी भी नहीं, तो टाइम होगा उसी टाइम पे देना है, और वो तेरा काउंटडाउन चलेगा। हाँ? तुम क्या सोच रहे हो, ऐसे गूगल फॉर्म पे नहीं होगा। जैसे 4 बजे से 5 बजे तक टेस्ट है, तो 4 अगर तुम 4:30 बजे आए तो तुमको आधा घंटा मिलेगा। हाँ ये मतलब पूरा, जैसे नहीं तुम ऑनलाइन एग्जाम देते हो, बैंक वगैरह के, NDA वगैरह के जाते हो, कंप्यूटर सेंटर होता है उसमें बैठते हो, अब देखो तुम अपने सिस्टम से भी टेस्ट दे सकते हो, मोबाइल से भी दे सकते हो, उसमें घर ही चलता रहेगा। एकदम स्पीड को भी मेंटेन करना, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए। कोई अच्छा बता दो किस टाइम पे, सबका फोन तो नहीं, आराम टाइम बोलो कौन सा टाइम, 6 बजे, 7 बजे? 8 बजे से ठीक है सर। नहीं तो ये विषय मैं तो अभी बनाऊंगा ना, मतलब सारा चीज़ सेटिंग करना होगा ना, टाइम डालना होगा ना। 8 बजे परफेक्ट। हाँ सर, क्योंकि सबका तो पेरेंट्स 8 बजे ठीक है, 1 से 1.5 घंटे मिनिमम, 1 घंटे मैक्सिमम 1.5 घंटे, 2 बजे 2 घंटे, 2 घंटे का कर दूँ। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन बना दूंगा, 50 क्वेश्चन कर दूंगा एक चैप्टर से। सर एक बात तो क्या हुआ, वो मैं डिसाइड करूंगा ना कितना क्वेश्चन देना है, लेकिन जितना क्वेश्चन दूंगा उसके हिसाब से टाइम दिया जाएगा, मिनिमम 1 घंटे मैक्सिमम 1.5 घंटे, ठीक है। और एक क्वेश्चन पे तुम्हें 1 मिनट का समय नहीं मिलेगा, MCQ है, मतलब 50-55 सेकेंड मिलेगा, ठीक है। 16 वाले क्वेश्चन जो होंगे, जो 2 पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स वाले होंगे, उस पर टाइम ज़्यादा मिलेगा, वो सब हम सारा कैलकुलेट करके देंगे, तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेंगे, ठीक है ना। पेपर जो बनाते हैं वो डिसाइड करते हैं ना कि कितना क्वेश्चन होना चाहिए, कितने मतलब समय होना चाहिए, वो हम डिसाइड करेंगे। तुम ये बताओ टाइम, ये टेस्ट कब दोगे, 7:30 बजे से 9 बजे तक? नहीं सर, और ये सही टाइम है, आफ्टर
सर सबका पेरेंट्स तो नहीं होगा ना। 7:30 to 9:30 के बीच में तेरा टेस्ट होगा, ठीक है। सबका पेरेंट्स कैसे नहीं होगा, तेरे पास तो फोन है, तेरे पास सबके पास फोन है, सानिया के पास नहीं तो अपने पापा को बोल के आएगी कि आज मेरा टेस्ट है, इतने बजे मेरा फोन आ जाना चाहिए, बात खत्म। 5 दिन के लिए आज नहीं तो पापा फोन छोड़ के जाएंगे, छोटा वाला फोन लेके जाएंगे, मैंने तो करना पड़ेगा। तेरे पास भी तो रहेगा मम्मी वाला, रहेगा ना, तो सब लोग देना। और अरे जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए तुम लोग है सोच रहे होगे गूगल से जाके कॉपी कर लेंगे डाल देंगे, तो टाइम हम इसलिए कम दे रहे हैं क्योंकि गूगल पे जाके टॉपिंग तुम करोगे तो 10-20 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे, फिर वैसे ही तेरे मार्क्स कम हो गए। ऐसे भी बच्चे करते हैं, ज़्यादा टाइम एक ही क्वेश्चन को 20 बार पूछ लिए भाई, बोला कि मतलब 50 क्वेश्चन के अराउंड नियर बाय होगा, वो तो बनाने पे डिपेंड करेगा ना कितना क्वेश्चन। और सुनो बोल दे रहा हूँ, टाइम अगर ज़्यादा दे दिए क्वेश्चन को 2 मिनट, तो बच्चा आराम से जाकर गूगल पे टाइप करके अरे लगा, टाइम ही इतना कम देंगे 40 सेकंड एक क्वेश्चन पे, 45 सेकंड, ताकि तुम्हें खुद से अगर आता है तभी तुम्हारा हो पाएगा। अगर तुम सोच रहे हो कि थोड़ा सा पलट के करते तब तक तेरा टाइम ही निकल जाएगा। 10 क्वेश्चन की तरह 15 मिनट वैसे ही चला गया। तो मैं ऐसे ही टेस्ट लेता हूँ। मैक्सिमम 55 सेकंड तुम्हें मिलेंगे, मिनिमम 45 सेकंड एक क्वेश्चन पे। 45 सेकंड बहुत होते हैं सोचने के लिए, अगर तुम्हें आता है तो तुरंत सोच लोगे, सही है ना। इसमें मतलब जब लिंक भेजा जाएगा, लिंक उनको कुछ नहीं भेजा जाएगा। भूल गई, सुनिए ना सर, इसमें दूसरे से और कैसे बाहर करेंगे निकलने सर? से ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है ना। हाँ, टाइम खत्म होने से ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। और टाइम ना खत्म होने से भी अगर तुम इस ऐप से बाहर निकलो हाँ तो सबमिट हो जाएगा। ऐप से क्यों बाहर निकलोगे, हाँ, इसलिए ऐप से क्यों बाहर निकलोगे। और सुनो, कुछ भी नहीं करना है, टीचमेंट ऐप को खोल लेना है, टेस्ट सेक्शन पे जाना है। ये देखो मैं बता दे रहा हूँ, ये तो अभी होस्ट हो रहा है, मेरा तो टीचर वाला आईडी है, मेरे में थोड़ा अलग दिखेगा। टीचमेंट ऐप खोल लिए, मान लो ये क्लास 12, इस पर क्लिक किए, ये देख रहे हो टेस्ट, तो मेरा तो मैं तो टीचर हूँ ना, तो मेरे में तो देखिए इस टेस्ट पर क्लिक करेंगे, यहीं पे तुम्हें जब मैं टेस्ट पेपर डालूंगा तो टाइम वगैरह सब बता देगा। उस पर तुम खोलोगे, कुछ गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन आएंगे, नेक्स्ट करोगे, उसके बाद ऑप्शंस आएंगे, टिक लगाते जाओगे। किस क्वेश्चन, मान लोगे अगर क्वेश्चन 8 पे हमें सीधा 16 पे जाना है, तो यहाँ से ऐसे स्लाइड मारोगे, मतलब वहाँ पे आएगा, जो क्वेश्चन पे उस क्वेश्चन को टच कर दो और नेक्स्ट करते जाओ, फिर लास्ट में सबमिट कर दो। ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन करके सबमिट मार देना, तो उसके बाद फिर दोबारा नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा तुम्हें, मतलब ये एक अच्छा एक्सपीरियंस भी पाओगे। ऑनलाइन टेस्ट देने का, नीट का एग्जाम दोगे ऑनलाइन ही तो होगा, सेम यही पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, थोड़ा उससे हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, नहीं है बस समझ में। हाँ, तेरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन टेस्ट सारा खत्म, और उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू। लिख लिए सब लोग, इस टाइम इस ड्यूरेशन में होगा, और इसकी सूचना तुम्हें 24 घंटे पहले ही मिल जाएगी कि किस टाइम से किस टाइम, मतलब इसी ड्यूरेशन में होगा, ठीक है। चैप्टर 1 2 3 4 आप याद कर लिया मैंने, चलो मिटा दो, हो गया। अगर जो बच्चा 80% से कम लाया तो उसको हम फिर कूटेंगे, फुटबॉल की तरफ मारेंगे नचा नचा के। तो ये भी याद रखना, पढ़ के देना है टेस्ट, हमें खुश करने के लिए टेस्ट नहीं देना, तुम्हें अपने लिए देना है, फायदे के लिए। और यही टेस्ट बता देगा कि तुम नीट क्वालिफाई कर सकते हो कि नहीं। चलो कहाँ तक कराए थे, थोड़ा याद दिलाएंगे। 4 नंबर का 5 नंबर लिखिए, 5 नंबर का पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट। FeO4 2- आयन क्या हुआ, हमने सोचा formed in alkaline मीडिया। घूमने कहाँ जाओगे वैसे, मामा के घर। तो क्या दिक्कत है, मामा के घर जाओगे, मामा के घर में थोड़ा कॉपी लेके पढ़ोगे, हो गया खत्म, और शाम को टेस्ट दे देंगे। 90 पेज है सर, मामा के घर जाके। तुम पागल हो। देखो मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों को घूमना है ना, तुम्हारे पास एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ कि तुम घूम भी सकते हो और टेस्ट भी दे सकते हो। तुम्हें क्या करना है, नहीं आज से जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर देना, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेना, सारा चीज पहले पढ़ के रख लेंगे, मंडे को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सीधा टेस्ट देना है। हाँ? भूल जाते हैं, ऐसे कैसे बोले, नहीं भूलोगे, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं भूलोगे। और ये बीमारी को सुनो, ये बीमारी को मैंने पहले बोला था दूर करना है। ये बीमारी अगर रह गया तो मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, तुम नीट क्या, तुम दुनिया के कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं पास कर सकते। एक क्लर्क का चपरासी का भी नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगा, ये बीमारी नहीं हटाए तो। और ये मैंने बोला था कैसे हटाना है, और उसके बाद भी तुम ऐसी बात बोल रही हो, बताओ। भूल जाएंगे ये नहीं, हम जो पढ़ लिए, सुनो हम जो अभी पढ़े हैं ना, वो हमें याद होना चाहिए, हमें उसको 3 टाइम्स रिवीजन देना है, पता है ना, 3 टाइम्स रिवीजन देना है, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, सप्ताह दिन बाद। इसके बाद स्कूल में एक बार बताया था ना, देते हो रिवीजन, नहीं देते हो, देती हो, चलो अच्छी बात है, नहीं भूलोगी, भरोसा रख, तू नहीं भूलेगी, तू अच्छे से एकदम मन लगा के पढ़ोगे ना, पूरा कंसंट्रेशन के साथ नहीं भूलोगे।
हाँ तो देखो मैंने बोला कि FeO4 2 माइनस आयन जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं अल्कलाइन मीडिया में, ठीक है। तो FeO4 2 माइनस ये बना देगा तुम्हें Fe2O3 प्लस O2। 6 नंबर पॉइंट, हाईएस्ट फ्लूराइड FluORide of Mn is MnF4। 6 नंबर है क्या सर? हाँ MnF4 while ये 6 नंबर है, while ऑक्साइड इज Mn2O7। यहाँ पे पहले वाले केस में जो Mn है इसका ऑक्सीडेशन नंबर MnF4 है, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे जो है +7 है। Mn2O7 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये दिया हुआ है MnOMn ऑक्सीजन 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 डबल बॉन्ड के साथ। नेक्स्ट 7 नंबर ऊपर का मिटाओ क्या, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा मेघ तो लगा है, लगता है बारिश होगा। छोटे से ठीक होगा सर, लोगों का ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब OP जो होगा VO2 प्लस, ये देखो VO2 प्लस Cr2O7 ये याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला अभी बनाया नहीं है। MnO4 माइनस, इसका ज़्यादा होगा इसका उससे भी कम होगा, मतलब इस तरह से ये डिपेंड करेगा। अगर तुम ऐसे मतलब मूर्खों की तरह सोचोगे तो ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर पे यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है +5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +7, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, ऐसे करके याद रख सकते हैं, समझ में। नेक्स्ट 8 नंबर, समझ में ऑक्सीडाइजिंग पावर पी को, जैसे मान लीजिए 3 दिए हुए आयन दिए हुए हैं, ठीक है। Cr2O7 ये गलती लिखा हुआ है, ये आयन है ना, Cr2O7 ये दिख रही थी गलती की, ये कैसे 2 माइनस MnO4 माइनस, ठीक है, और VO2 प्लस। हाँ अब देखो, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। 8 नंबर लिखिए, पॉइंट नंबर 8। मेरा सब नहीं खत्म हो रहा है, सब काम चला रहा है, डालना पड़ेगा। Mn3 प्लस एंड CO3 प्लस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mn3 प्लस एंड CO3 प्लस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, while Ti2 प्लस V2 प्लस Cr2 प्लस आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छे से सबको याद करना जो चीज बता रहा हूँ। Cr2 प्लस जो है तुम्हारा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो बना लेगा Cr3 प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस इमिट होगा। पॉइंट नंबर 9 बहुत आसान है, एक ही लाइन का है। ऑल मेटल एक्सेप्ट Hc फॉर्म आयनिक मेटल ऑक्साइड। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम Sc फॉर्म आयोनिक मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ऊपर का मिटा दूं क्या, ठीक है, साफ कर दूं ये भी। आयोनिक मेटल ऑक्साइड, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट Sc, स्कैंडियम को छोड़ के सभी आयोनिक मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 लिखिए, हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। वैसे ऑक्साइड जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो वो एसिडिक नेचर के होते हैं। आया बात समझ में, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो तो एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे
चलो इतना ही रखो, इसके एग्जाम्पल नहीं चाहिए। इतना कैलकुलेशन सर कितना सारा नहीं 11 नंबर, टॉपिक नंबर 11। V2O3 V2O3 ये जो है बेसिक नेचर का है। क्या है? बेसिक नेचर का है। और ये V2O4 जो है ये लेस बेसिक है। ये सब याद रखना है कि कौन बेसिक है कौन लेस बेसिक है। और ये जो V2O5 है इसके बारे में तो पढ़ चुके थे थोड़ी देर पहले। ये है एम्फोटेरिक, ठीक है। जो लेस बेसिक है अगर उसको एसिडिक मीडियम में डाला जाए तो ये VO2+ सॉल्ट बना लेगा। आया बात समझ में? यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +4 है, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। लेकिन ये एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक है तो अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में जब ये जाता है तो ये बना लेगा VO2+, ठीक है, जो कि सॉल्ट होगा। और अगर बेसिक मीडियम में ये जाता है तो ये बनाएगा VO4 3- सॉल्ट, ठीक है। ये सॉल्ट होगा प्लस, नहीं और कुछ नहीं, बस यही बनाएगा। और ऊपर वाला V2O3 जो बेसिक किसका? नहीं, एम्फोटेरिक जो है ना, एम्फोटेरिक तो दोनों से रिएक्शन करता है, तुम्हारा एसिडिक से बेसिक के साथ। ये जो है ये लेस बेसिक है, ये अगर एसिडिक में डालेंगे तो ये बनाएगा, और वो तो वैसे ही बेसिक है, पूरा फुल्ली बेसिक नेचर का है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12। Mn+7 halide does not exist, ठीक है। Mn+7 halide does not exist और MnO3F exist। यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है। और Mn+7 के जो हैलाइड्स होते हैं वो नहीं एग्जिस्ट करता। 13 नंबर CRO जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, और एंड Cr2O3 जो होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं। इसे पॉइंट वाइज ऐसे थोड़ा थोड़ा याद रखना है, जरूरत पड़ेगा तो मतलब MCQ में ही जरूरत पड़ेगा, लिखने के लिए नहीं आएगा। आया बात समझ में? लिखने के लिए आएगा तो 4-5 बस जो आसान है लिख देंगे, समझ में आ गया। और ये सब जो ऐसे कीवर्ड टाइप में ही लिखा रहा हूँ, मतलब ये पूछ देगा कि Cr2O3 कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, ऐसे करके पूछेगा। मतलब ये रट्टा नहीं मारना है, समझ के रखना है, मतलब ऐसे पढ़ के रखना है कि अगर ये ऑप्शन में दिख गया तो दिमाग में आ जाना चाहिए। इसके CRO के नेचर के बारे में पूछ देगा, कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है, एसिडिक, नॉन ऑफ दिस, मतलब ऐसे करके तुम्हें पूछा जाएगा। क्या पता मैं भी यही सब पूछूं, ठीक है। 14 नंबर देखो, Cr+6 इज, 13 अपने बड़े ये तो 12 13 हो गया, 14 हो गया ना। नहीं अपने बड़ा से 13 अरे और भी ये लिखो ना, एक दो और है, ठीक है। मैंने तो अनुमान से बोला था ना, Cr+6 इज लेस स्टेबल देन MO+6 एंड W+6, ठीक है। इसी में लिखो नेक्स्ट लाइन, Cr क्या होता हाँ है? टंगस्टन, भूल गया, टंगस्टन W होता है। वो तू नहीं, वो है मेरी, अच्छा, ठीक है। मेरे Cr+6 मन की अच्छा, एक बच्चा क्या क्वेश्चन पूछा पता है? कल जो तुम लोग को पढ़ाए थे तो एक लाइन लिखा हुआ था, हम 10th के बैच में 8 वाले में तो संस्कृत पढ़ाए तो कुछ लिखा नहीं बोर्ड पे, और उसके बाद 10th वाला अचानक से जब मिटाने गया, अरे रुकिए सर रुकिए, वो बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। बोला सर ये क्या है, तो फिर उसको बता, बोलते सर एक बात हमको समझ में नहीं आया, आप जितना फॉर्मूला बनाए सब में लड़का लड़की वाला बात ही काहे लिखे है, ठीक है। तो हम बोले कि देखो अगर बंदर भालू वाला बात लिखेंगे तो तेरे को याद नहीं रहने वाला, लड़का लड़की वाला बात ही याद रहता है। ये सही है गलत?
क्योंकि उस टाइप के कुछ अच्छा रोमांटिक बात लिखा जाता है ना, तो मतलब प्यार मोहब्बत के खास करके तो वो चीज याद रहता है एकदम किसी भी खिलाफ। तो मैंने ये पाया, मतलब महसूस किया कि ऐसा होता है। सुनना, कहने का मतलब कि अभी देखो कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले उतना याद नहीं रहेगा जितना ये याद रहेगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसी प्रकार जितने भी प्रेयर्स या फिर ग्रुप्स के जो हमने ट्रिक बताया वो अगर नॉर्मल से देते ना तो भूला जाते। इस टाइप के कि तू नहीं वो है मेरी कर फिक्र मेरे मन की, ठीक है, तो ये मतलब याद रहेगा, ठीक है, तो इसलिए क्या, हाँ हाँ अजी अच्छा नहीं, अजी सुनो प्यार हो गया, मतलब अच्छा सुनो नहीं, ये तो सुन नहीं कर, अजी सुनो मतलब बोल रहे किसी को प्यार हो गया, मतलब लास्ट वही था जो लिखा हुआ था, ठीक है। तो CR+6 इज, हमें तो भाई देखो याद कराना है, चाहे इसके लिए जो भी लिखना पड़े, जैसे भी करना पड़े। तुम्हें क्या लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो तुमने पढ़ा ये सब ट्रिक्स नहीं देते तो याद हो जाता। हमने डेंसिटी का ट्रिक दे रखा है, ऑक्सीडेशन नंबर का दे रखा है, मतलब जो जो मेन चीजें उन सब का ट्रिक दे रखा है, और वो बस बोल लेंगे मन में फटाफट लिख देंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा। CR+6 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि MOO3 ये MO वो छोटा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये मोलिब्डेनम है, एंड WO3 R0 मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। 15 नंबर लिखो, ले बता दे रहा हूँ टोटल कितना है, 15, 16, 17, 18 है। उसके बाद डी ब्लॉक खत्म, पार्टी करेंगे। वैसे कुछ जल्दी हो जाएगा, हम तो लग रहा था खत्म भी नहीं होगा। मिटा दूं? नहीं, उसके बाद भी है 4-5 पॉइंट, मैं भूल गया, सॉरी, उसके बाद 1-2 टॉपिक और है। जिस दिन सोचते खत्म हो जाएगा उस दिन नहीं होता। अगला लिखिए सर जी, कितना पेज आज हुआ होगा? 5-6 पेज हो गया। 1 2 3 केमिस्ट्री में बहुत दिन बाद इतना पेज भरवाए हैं। फर्स्ट दिन तो तुम लोग हैंग मार रहे थे, सेकंड दिन थोड़ा ज्यादा किए, आज ज्यादा, अभी 7-8 हो जाएगा, ठीक है। टोटल ये कितना हो गया होगा ऑक्सीडेशन मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट का टोटल पेज? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 भाई साहब 26 पेज तो फिर भी ले लिया यार, इतना छोटा चैप्टर था, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ, तो ब्लॉक हुआ है, अब ब्लॉक तो बाकी है। क्या करेंगे आप? हाँ, सीखना पड़ेगा। जिंदगी कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, जीना तो पड़ेगा। गर्मी कितना भी ज्यादा क्यों ना लगे, पढ़ने आना तो पड़ेगा। अब पढ़ाई कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पढ़ना तो पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। खाने का मन कितना भी क्यों ना हो, रात का मम्मी कूटेगी तो खाना तो पड़ेगा, सही बोला ना। हाँ, मन भले का ही ना हो, दाल भात चोखा खाने का, लेकिन पिटाई पड़ने से खाना तो पड़ेगा। दूध पीने का मन नहीं है, फिर भी पीना तो पड़ेगा। कितना भी गंदा क्यों ना हो, खाना तो पड़ेगा, ठीक है। 15 नंबर था ना। मैं बहुत बड़ा शायर नहीं हूँ, छोटा मोटा बनाता हूँ तो थोड़ा बहुत छूट कर जाता है, ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट, हाँ, लेकिन देखो बाद में बताना भूल जाओ, तुम लोग से एकदम मतलब रिक्वेस्ट समझ सकते हो कि एक टीचर को कभी रिक्वेस्ट करना पड़ा तो ये बहुत मतलब बुरा स्थिति होता है। देखो तुम लोग में क्या करते हो ना, जो विंटर ब्रेक तुम्हारा होता है ना, इसको बर्बाद कर देते हो। तो सभी को ये कहूँगा तो पैसा अगर मुझे नहीं देना हो तो मत देना, ठीक है, लेकिन तुम पढ़ने जरूर आना। नया बात समझ में, 15 दिन का मिलेगा ना, नो, तो ओनली 3 और 5 days। 5 डेज का भी मिलेगा ना, तो 5 डेज के लिए भी आ जाना पूजा पड़ेगा। के टाइम पे 15 दिन। अब पूजा के टाइम पे 15 दिन, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो छोटे मोटे ब्रेक मिलेंगे ना, उसमें जैसे तुम घर आए, आज घर आए, 5 दिन का छुट्टी है, तो 1 दिन तुम घर पे बिता लो, लेकिन 4 दिन ट्यूशन जरूर लगा लेना। बोलोगे कि सर हमारा घर तो मन हुआ है, तो यार 4 दिन तो मुझे पक्का, मतलब मेरा मन तो पूरा कह रहा है कि ये भी को सानिया रख लेगी 4 दिन अपने घर पे, और इसको परमिता रख लेगी, नहीं रख लेगी, अब बंटे को बंटा रख लेगा, नहीं रहने देगा 4 दिन अपने घर पे, 4 दिन रखने देगा ना। अब सुनो, 4 दिन जो तुम रह जाओगे तो मैं 2 सब्जेक्ट नहीं, कोई एक सब्जेक्ट का, सुनना भाई, सुन ले, कोई भी एक सब्जेक्ट का, जैसे मान लो फिजिक्स, तो फिजिक्स का 3 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, मतलब एक ही चैप्टर को उठाएंगे तो 5 घंटे हो गए ना, 5 चौका 20 घंटा, मतलब 4 दिन में 20 घंटे, एक चैप्टर को निकाल लेंगे ना, नहीं निकाल लेंगे। ऐसे ही मान लो कि फिर 15 दिन के विंटर ब्रेक में आए तो 2-3 दिन तुम घर पे मस्ती कर लो, 8-10 दिन पढ़ सकते हो, मतलब छोटे छोटे जो समय तुम्हें मिलेंगे ना, इसका यूटिलाइज करना पड़ेगा,
और उस टाइम पे तुम हमसे वो चैप्टर पढ़ना जैसे स्कूल में पढ़ाई होगा। अभी जाओगे तो स्कूल में एकदम धूम धड़क का पढ़ाई होगा, 7-8 चैप्टर। तो जो सबसे मुश्किल चैप्टर हो ना, जो स्कूल में समझ बिल्कुल ही नहीं आया, ऐसा हो जाता ना। अभी तो पढ़ाई कुछ नहीं हुआ, 1-2 चैप्टर करके पढ़ाई हुआ तुम्हें, लेकिन अभी जो मैंने पढ़ा के दिया उसके आगे जब पढ़ाई होगा तो जो चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आएगा उस चैप्टर को पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे भी हो हमें टॉपर बनना पड़ेगा, ठीक है। पेपर कितना भी टफ क्यों ना आए, टॉपर बनना तो पड़ेगा। नहीं बनेंगे तो क्या होगा पता है, फिर गाना चलेगा, जूते से करेंगे तेरा स्वागत। मतलब पापा, मैं नहीं, मम्मी तो बेलन से। ये गाना सुना है ना? अरे गाना है हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो लेकिन ये उसके जगह पे जूता लगेगा ना, मम्मी का बेलन लगेगा। हाँ, डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइजेज, ठीक है, क्रिस्टलाइजेज सोडियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइजेज एज, सोडियम डाइक्रोमेट जो है ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा और ये क्या बना देगा, Na2Cr2O7 और 2 बाल्टी पानी। 16 नंबर, इनस्टेबिलिटी ऑफ BF2 इज ड्यू टू लोअर ऑक्सीडेशन नंबर। जो BF2 की जो इनस्टेबिलिटी होती है वो लो ऑक्सीडेशन नंबर के कारण ही होता है, ठीक है। आगे बियॉन्ड, अभी दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा लाइट ऑन करो तो। Mn no metal has trihalide except FeX3 and CuF3। देखो बियॉन्ड Mn मतलब Mn से पहले जितने भी मेटल है किसी का भी ट्राइहेलाइड नहीं होता है। किसको छोड़ के? FeX3 को छोड़ के और F3 को छोड़ के। आप बोलोगे कि सर X क्या है यहाँ पे, तो X इज इक्वल टू वेयर X जो है तुम्हारा वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मतलब ये सब जो है ना FeCl, FeBr, मतलब ये सब जो है ना इन सब का ट्राइहेलाइड होते हैं, बाकी के नहीं होते। सबसे लास्ट पॉइंट लिखिए 18 नंबर, हेलाइड्स ऑफ B5F, ये क्या हुआ, हेयर X जो है तुम्हारा क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, Br भी लिख दिया, ब्रोमीन, ठीक है। हेलाइड्स ऑफ V5+ एग्जिस्ट एज VF5, ठीक है। और हेलाइड्स ऑफ Cr6+ एग्जिस्ट एज CrF6, ठीक है। अदर हेलाइड्स ऑफ V साइड में लिख देता हूँ, इसी का 18 नंबर का, अदर हेलाइड्स ऑफ V एरो का साइन डाल देना, हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा और ये बना लेगा VOX3, जहाँ पे X जो होगा FClBr होगा। ये बात है समझ में? ये तुम इधर ही लिखना, मेरे पास जगह नहीं था तो हमने मतलब ये कर लिया। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर नहीं और भी कुछ छोटे छोटे कीवर्ड है। डी ब्लॉक D ब्लॉक अभी खत्म होने वाला है, F ब्लॉक तो बाकी है, D एंड F ब्लॉक है। कहाँ हुए हो? बोलना था, डी ब्लॉक बोल दिया था। D ब्लॉक भी अभी नहीं खत्म हुआ है। अब बैठ के लिखाऊंगा, अब बोर्ड पे लिखने वाला बात खत्म। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में तो पढ़ा दिए थे, जल्दी बोलो। कुछ डिफिनेशंस है जो मैंने पढ़ाया कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। मेटालिक कैरेक्टर पढ़े हैं? हाँ,
नहीं पढ़े? लिखो फटाक से। सुनो एक सेकंड सुन लो पहले मेरी बात, पहले सुन लो। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेन करना है दिमाग में लिखो। मेटालिक कैरेक्टर, एटॉमिक रेडियाई, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये तो पढ़ा दिया। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये मैडम ने पढ़ाया था, पढ़ाया है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये भी पढ़ा दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी पढ़ा दिया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये नहीं पढ़ाया ना, ठीक है। कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ा दिया। फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड पढ़ा दिया। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक मोमेंट पता है। हाँ प्रॉपर्टी भी वही हो गया, एक ही बात हुआ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के मैग्नेटिक होता है। अच्छा, और इसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ये भी पढ़ा दिया। एलॉय फॉर्मेशन ये भी पढ़ा दिया। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। नहीं आवाज समझ में? तो इनमें से 2-3 टॉपिक बच गया, वो मैं अभी लिखा देता हूँ, मतलब स्टार डाल के तुम लिख लोगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाएगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, एकदम रट्टा मार लेना जैसे भी हो, जो कल कराए थे K2Cr2O7। और जो दूसरा है तुम्हारा KMnO4, यही है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में। बाकी एनसीईआरटी बुक में बस इनके बारे में जैसे नहीं 1-2 वर्ड बायोलॉजी में लिखा होता है, पूरा टॉपिक बन जाता है, बस वही 1-2 वर्ड लिखा है। इसके बाद ब्लू विट्रोल, ये सब ग्रीन विट्रोल सब पढ़े ना, ये सब तुम्हें नीट जेईई में इन सब में मदद देगा, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी के लिए यही है। और एक और है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। ये टॉपिक तुम पढ़ लेना। चलो लिखो आगे, स्टार पॉइंट डाल के लिख लो। मेटालिक कैरेक्टर लिखो, मेटालिक कैरेक्टर, ये आसान है, तुमको आता है, ये भी लिखा हो, इसलिए वहां पे नहीं करो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट का ही टॉपिक है ये। वहां पे मैंने क्या लिखा था? प्रॉपर्टीज ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वही हुआ, एक ही बात हुई। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एक ही बात हुई। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर्टीज मीन्स उनके बारे में खास बातें लिखना, और कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उनके बारे में सारी जानकारी देना। नया बात समझ में? जो मेन बात है वो प्रॉपर्टीज के अंदर लिखा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में सब, ठीक है ना। अरे तो क्यों से पूछ जा रहा है भाई, मार खाएगा क्या? पता खाएगा। यार गजब है, समुद्र से हवा खींच रहा है इसलिए। अभी थोड़ी देर पहले कहाँ चिपक रहा था? ये देख, ये देख, ये क्या हुआ? मतलब मेरे से सारा दुश्मनी निकाल लेगा ये चिपक जाता है तो हवा नहीं आता। देखो मेटालिक कैरेक्टर, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटालिक इन नेचर, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटालिक इन नेचर। All transition elements are metallic in nature, comma, that is they have a strong metallic bond, they have a strong metallic bond, full stop, लिख लिए। This is because of, this is because of, ये तुम 11th में पढ़े थे इसलिए मतलब उस जगह पे हमने छोड़ दिया था। This is because of presence of unpaired electron, this is because of presence of unpaired electron। ये किसके वजह से होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। This gives rise to, this gives rise to properties like high density, high enthalpy of atomization, high enthalpy of atomization,
and high melting and boiling point. लिख लिए। अब देखिए, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, यहाँ पे इंडिया के मैप पे देखो, हमने 10th में सानिया लोग को बताया था, एक एरो लगा हुआ है, MC और NMC लिखा हुआ है, 2 एरो कश्मीर के राइट साइड में, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लगा हुआ है ना। ये देखो, इधर पे देखो, मेरी तरफ देखो, पीरियोडिक टेबल में ऐसे करके मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, ये होता है ना मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड, ऐसे होता है ना, पता है ना, ऐसे क्या दिख रहा है। नहीं मैंने मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ। देखो तो इधर की तरफ एरो लगा है, MC लिख के, ऊपर की तरफ लगा है ना, और नॉन मेटालिक का बोलोगे कि सर आपको मिटाया वो चीज दिख कैसे रहा है, यहाँ से हमने लगाया इसलिए दिख रहा है। MC किधर की तरफ, ऊपर की तरफ लगा है ना ऐसे, तो देखो इस कोने से इस कोने की तरफ बढ़ेंगे, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब इधर से इधर की तरफ मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, और जब मेटालिक कैरेक्टर घटेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा। वही सब चीज मैंने बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, तो ये चीज आ जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद तुम्हारा एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, ये सब का ट्रेंड था। तो तुम एक बार बस इतना सुनना भाई, एक चीज सर्च कर लेना, ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये आएगा तो ऐसे करके एरो वगैरह लगा के, ऐसे रो वाइज, कॉलम वाइज, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, बहुत सारे एरो लगा के तुमको लिख दिया होगा, इसको बस अच्छे से सीख लेना, हो गया काम खत्म। और ये इम्पोर्टेंट है, ये ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड, ये तुम एक पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड बना लेना। जैसे ये पीरियोडिक टेबल का साइन ऐसा दे देना, लिख देना मेटालिक कैरेक्टर, यहाँ पे लिख देना ऐसे मेटालिक कैरेक्टर, ऐसे एरो लगा के लिख देना NMC, तुम्हें पता चलना चाहिए। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस किधर से बढ़ेगा, मतलब ऐसे करके लिखना है, एलिमेंट सबका नाम नहीं लिखना। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये तुम लोग कर लो कॉपी पे, ये लिखना है, तुमको आता है फिर भी लिखना है, क्योंकि उल्टा पुल्टा हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से कर लोगे तो ये आ जाएगा। चलो अब लिखो एटॉमिक रेडियस। रेडियस क्या है? रेडियस और रेडियस में क्या डिफरेंस है? रेडियस मतलब बहुत रेडियस मतलब उठा के पटकेंगे सच में भाई साहब, क्या यार साइंस के स्टूडेंट की बेइज्जत कराते हो। रेडियस प्लूरल है ये तो बोला ना, रेडियस का, ये तो बोला बहुत सारा घास आ गया। आसान भाषा में आसान भाषा पढ़नी है तो आर्ट्स और कॉमर्स पहले ज्वाइन करो। नहीं, बुक यही लिखा है, तुम्हें पास करना है तो यही लिखना पड़ेगा। बोलिए। अरे कितना क्या चाहते हैं। पेन का जिप बंद कर ले, खुला हुआ है। शिक्षक पे तो The atomic radius decreases from the atomic radius decreases from Sc to Cr, scandium to chromium, scandium to chromium, बकलोल, Sc to Cr। ये क्या लिख रहा था पता है? Sc to Cr, Sc to Cr ऐसे लिखना है। तो वो बना सकते Because the because the effective nuclear charge increases, effective nuclear चार्ज इंक्रीजेस। कहने का मतलब सुन मेरी बात, कि न्यूक्लियर चार्ज किधर से किधर की तरफ बढ़ेगा? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये स्कैंडियम होता है 21 और क्रोमियम होता है 24। तो स्कैंडियम से क्रोमियम में, स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब क्या? इसका ट्रेंड इधर की तरफ हुआ। ऐसे बहुत सारे ट्रेंड है, 8-9 ट्रेंड है, सारा अगर याद कर लिए। हाँ 10th में थोड़ा बहुत 4-5, क्लास 11 में, हाँ 11 में बहुत सारा था। टेबल में से हाँ तो यही साइज कर लेना, ये बहुत काम देगा आपको। अभी तो वो पीरियोडिक Full stop। तो डिलीट हो गया। भाई साहब डिलीट हो गया, वो नीट में आएगा तो फिर मत बोलना। इसका यूज भी तो हो रहा है ना यहाँ पे थोड़ा बहुत, बीच बीच में टर्म मारे हैं ना। डिलीट से नहीं मतलब है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है साइंस में, कुछ डिलीट नहीं, साइंस कुछ डिलीट नहीं होता, बस ऐसे सोच के चलो, सब कुछ पढ़ना है। तुम्हें क्या लग रहा है पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट का डिलीट होने का तुम्हें पे असर नहीं हुआ है? अगर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट अच्छे से पढ़े होते तो जी और एफ ब्लॉक और भी अच्छे से समझ में आता। पता है तुझे, हाथी का पूंछ काट देता है, बोलता है हाथी का वजन कम कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। लिखो द एटॉमिक साइज ऑफ, atomic radii खत्म। नहीं अरे फुल स्टॉप कंटिन्यू करना। द एटॉमिक साइज ऑफ Fe, CO, Ni, फेरस कोबाल्ट निकेल, FeCO Ni
is almost same. The atomic size of Fe, Cu, Ni is almost same Why? because the attraction due to हाँ उसमें था। because the attraction due to nuclear attraction due to increase in nuclear charge, attraction due to increase in nuclear charge is cancelled by repulsion. हाँ अभी ने तो सर पूछा था, ठीक है, रिपल्सन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शिल्डिंग इफेक्ट, क्लियर, शिल्डिंग इफेक्ट, फुल स्टॉप. Cu and Zn, copper and zinc and Zn have a bigger size because the shielding effect increases, and electron repulsion increases. हाँ खत्म हो गया डी ब्लॉक. एफ ब्लॉक लिखो, है? शुरू कर लेते हैं ना. हाँ कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं। लिखो एफ ब्लॉक एलिमेंट. सर ये हमारे साथ धोखा हुआ है, खत्म कर करके शुरू करवा दिया. एफ ब्लॉक एलिमेंट डिफिनेशन बस लिख लेते, ठीक है. एलिमेंट्स. इतना अच्छा मौसम बना दिया भगवान ने तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए। कि पढ़ेंगे बच्चे. बच्चे का मन नहीं लग रहा चलेगा है. इंडिया तो बढ़ेगा भारत, भारत। बढ़ेगा भारत, तभी तो बढ़ेगा भारत. हाँ, इंडिया क्या बोलेंगे, भारत बोलेंगे. भारत भारत में निर्मित. बाबा रामदेव लिखते पता है, भारत में निर्मित, मेड इन इंडिया नहीं लिखते हैं. भारत में। विदेशी लोग जो तुम्हारे चाइना वाले हैं उनका ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज है, जापान वाले का जापानीज है. यहाँ तक कि दुनिया का सबसे छोटा कंट्री डेनमार्क है ना, डेनमार्क ही है ना रे, हाँ हाँ हाँ, उसका भी एक अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है. हम लोग मैकालिक मतलब पूत बन गए हैं, ठीक है, मतलब नालायक, जाहिल, क्यों? गंवार, जो अपनी भाषा को अपना भाषा नहीं बोलते हैं. हमें तो इंग्लिश ही पढ़ना है. कौन इंग्लिश? हम हिंदी में क्यों नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज अपना हिंदी क्यों नहीं हो सकता. नया बात समझ में. कहीं पे भी फोन करते हो तो टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 1. हिंदी के लिए 2 दबाए भाई, हिंदी के लिए 2 का है, इंग्लिश के लिए 2 का ही नहीं दबाएंगे, हिंदी के लिए 1 का ही नहीं दबाएंगे. तुम लोग नहीं समझ रहे हो इस बात को, दुनिया नहीं समझ रही. अपनी सारी परंपरा, संस्कृति, कल्चर सब खत्म होते जा रहा है. इंडिया ब्रिटिश का गुलाम बन गया. तुम क्या सोचते हो कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है? मात्र 13 देशों में बोले जाने वाली भाषा है ये. तो एक नंबर पे क्यों रखी है? कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश. ये इंडियन के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज है और कहीं के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं. तुम पता करो, इसके बारे में जानकारी जुटाओ. 13 ही देश है जिसमें इंग्लिश बोले जाते हैं. कितने कंट्री है टोटल? अप्रॉक्स 300 के नियर बाय. मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, मुझे नहीं याद है, मतलब हिस्ट्री मेरा कमजोर है, पहले ही बोल दिया. तो मैंने बोला ना 300 के नियर बाय है, मतलब 306 है. तो 300 देश में से 13 देश में इंग्लिश बोला जाता है भाई. कैसे दुनिया के. और हिंदी के बारे में तुम्हें पता है कुछ, कितने जगह पे बोले जाते हैं? सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया. सुनो, मोदी जी ने देखो कुछ किया नहीं किया, एक चीज किया. मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ जानकारी देता हूँ, बाकी बच्चों को मैंने दे रखा है. हिंदी को इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे, और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था. मैंने इसको फेसबुक पे पता नहीं कहाँ पे शेयर किया था, देखता हूँ, मुझे पूरा याद नहीं है.
शायद यूट्यूब पे दिया था। अच्छा 195 कंट्रीज। कहाँ पे? 195 है। अच्छा तो तू 306 कैसे बोल दी भाई? आपने बोला हम्म। क्योंकि आपको गलत हो नहीं सकते। नहीं, मेरा हिस्ट्री मैंने पहले बोल दिया कि मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कमज़ोर है। अच्छा पहले आप ब्लॉक एलिमेंट लिखो। द एलिमेंट कंस्टिट्यूटिंग द एलिमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग द ब्लॉक आर दोज the element constituting the F block are those in which the 4f and 5f orbitals 4f and 5f orbitals are progressively filled in the later two long periods filled 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 in the later LATT or later उसके बाद TWO2 LONG long PRIOD yes periods PW टू लॉन्ग पीरियड्स। अच्छा चलो छोड़ो, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड सुनो मेरी, मैं कुछ जानकारी दे रहा हूँ। जो यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे, इन्हीं पे लिखने के लिए बोला गया था, हिंदी दिवस के बारे में, ठीक है। हिंदी लिखे, पढ़े और गर्व करें। इंस्टा पे मैंने छोड़ा हुआ है, तुम लोग फॉलो ही नहीं करते अपने इंस्टीट्यूट को। बहुत सारी अच्छी जानकारी मैं देता हूँ। फॉलो करना मतलब खाली रील्स और ये नहीं, हमें फॉलो मत करो, अपने इंस्टीट्यूट को फॉलो करो। अभी देखो हिंदी के बारे में तुम्हें कुछ जानकारी दे रहा हूँ। हिंदी जो है कब मनाया जाता है हिंदी दिवस, ये भी नहीं पता है। हम लोग इंडियन हैं, भारतीय नहीं है। 14 सितंबर को, चलो इतना तो याद हुआ कम से कम सितंबर। अब हिंदी का जो जन्म हुआ, अपना नाम फारसी शब्द हिंद से मिला है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में, ध्यान से सुनो, नहीं सुनना तो चले जाओ, छुट्टी हो गया, पढ़ाई खत्म। तुर्की के आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी के आसपास को क्षेत्र की भाषा को हिंदी यानी सिंधु नदी की भूमि की भाषा का नाम दिया। कहाँ के आक्रमणकारी? तुर्की के आक्रमणकारी। आधुनिक देवनागरी लिपि भी 11वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में आई। हिंदी दिवस के ऐतिहासिक एवं संवैधानिक प्रावधान, इनके बारे में सुनिए। देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया एवं हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। कब? 1949 में, देश आजाद होने के बाद। इस निर्णय के बाद हिंदी के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुसार 1953 से देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मतलब देश के हर लोग के पास ये जानकारी पहुंचे कि भाई अपना भाषा हिंदी है। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? 1953 में। कब मनाया गया? हिंदी के कुछ जो मतलब अच्छे कवि का नाम बता रहा हूँ, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, इन सब ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब पहली बार कविता कहानी लिखना इन लोग ने शुरू किया हिंदी में। उससे पहले कुछ भी नहीं था। अभी सुन लेना, काम की बात बता रहा हूँ, आगे कभी न कभी काम आएगा, देखना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम 12 करके आगे बस यहीं पे सीमित हो जाओगे। यूपीएससी में गए, आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 351 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है, ठीक है। हिंदी के अलावा अंग्रेजी दूसरी आधिकारिक भाषा, संविधान का जो मतलब आर्टिकल है वो 343 में दिया गया। अब देखो तुम्हें प्राउड फील होने वाली बात बता रहा हूँ। हिंदी के अतिरिक्त अन्य देशों में हिंदी का प्रयोग कहाँ कहाँ पे बोला जाता है हिंदी? तुम बोलोगे कि इंग्लिश है, इंग्लिश से ज़्यादा जगह पे मतलब हिंदी बोला जाता है, लेकिन फिर भी भारतीय समझते नहीं है, वो सोचता है हम अंग्रेज के ही पुत्र हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में हिंदी कितने नंबर पे पता है तुम्हें? कितने नंबर पे? 4th पोजीशन पे। अब इससे तुम अनुमान लगा लो पूरे विश्व में। अभी देखो रशियन भी बहुत सारे देश में बोला जाता है, ठीक है, चाइनीज भी बोला जाता है। तो इनमें हिंदी जो मतलब टॉप कंट्री की अगर बात करें सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में सबसे 4थी पोजीशन पे, ठीक है, 4थे नंबर पे आता है हिंदी। तो मतलब ये अच्छा बात है ना, हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं? अभी देखो बहुत सारे तेरे बंगाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब त्रिपुरा में जिनको हिंदी बोलना नहीं है, तो उनको सिखा सकते हैं। आगे देखो,
किस किस देश में हिंदी बोला जाता है मौजूदा समय में? गिनती करो, गिनती करते रहना, ठीक है? अपने हाथ पे गिनना, बोलना मत। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरत, यूनाइटेड किंगडम, युगांडा, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, सिंगापुर, तिब्बत, फिजी, जर्मनी। कितने हो गए? 20 इंग्लिश 13 देश में बोला जाता है, हिंदी 20 देश में बोला जाता है। अमेरिका में इंग्लिश का नाम हिंदी के बाद आता है। अमेरिका में भी हिंदी बोला जाता है। अभी इतना ही नहीं, अभी तुम बोलेगा कि सर ये क्या बात बोल रहे हो, ऐसा है क्या? अभी सुनो, विश्व की, अच्छा, एक यूनिवर्सिटी का नाम तुमने सुना है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। इसमें कितने कॉलेज है? पूरा त्रिपुरा के सारे कॉलेज इसमें हैं। एक कॉलेज में 1000-2000 बच्चे होते हैं। तो सोच लो कि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे होंगे। ये तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी छोटा सा यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सिलचर यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी, मतलब पूरे देश में कितने, एक 2000 के नियर बाय अप्रॉक्स 1000 से 2000 के बीच में इतने यूनिवर्सिटी है। और एक यूनिवर्सिटी में 200 से 300 कॉलेज है। एक कॉलेज में 1000 बच्चे कम से कम। इससे अनुमान लगा लो कि एक यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे होते हैं, लाखों में होते हैं। आप सुनो, विश्व के लगभग 100 यूनिवर्सिटी में हिंदी अध्यापन केंद्र है। वर्ल्ड में 100 यूनिवर्सिटी ऐसे है, इंडिया के छोड़ के। इंडिया में तो हजारों में है यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड में 100 ऐसे यूनिवर्सिटी है जिनमें हिंदी अध्यापन का केंद्र है, मतलब जिनमें हिंदी की पढ़ाई होती है। जैसे मान लो कि अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी, उसमें हिंदी पढ़ाई होती है, तो उनमें 100-200 कॉलेज है जहाँ पे हिंदी की पढ़ाई होती है। अब इससे प्राउड की बात सुनो, तुम्हारे यहाँ पे फ्रांसीसी पढ़ाई होते पता है, जर्मन पढ़ाई होती है इंडिया में पता है। सीबीएसई का जब लैंग्वेज का मतलब डेट शीट आता है ना, तो तुम अपना हिंदी ढूंढ के अब बाकी को भूल जाते हो। आज जाके डेट शीट में देखना कितने लैंग्वेज की पढ़ाई इंडिया में होती है। तुम्हें क्या लग रहा है इंडिया में दूसरे भाषा की पढ़ाई नहीं होती है? चाइनीज भी पढ़ाई होती है, जर्मन भी पढ़ाई होती है, तुम पढ़ सकते हो, टीचर्स भी अलॉट होते हैं। अब तुम मांगोगे सरकार से तब ना हमें ये पढ़ना है। तुम बोलोगे नहीं हमको तो हिंदी पढ़ना है, बंगाली पढ़ना है, तो कैसे होगा? एक सेकंड रुक, तो एक कॉल आ गया। हाँ हेलो, हाँ क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं उधर पे प्रिंस के पास खा लूँगा। नहीं छोड़ दीजिए, हम इधर पे ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसी बात है तो अब मैं कॉल करता हूँ, अभी 5 मिनट बाद आपको कॉल करता हूँ। अच्छा सुनिए ना, मैं 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है जो भी बात कर रहे हैं। तो इससे क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि 100 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, जो विश्व भर के 100 यूनिवर्सिटी में हिंदी का पढ़ाई हो रहा है। हाँ, तुम इस बात की पुष्टि कर लेना, आज ही जाके डेट शीट जो होता है ना सीबीएसई का 10th क्लास का, उसमें देख लेना। तो कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा तब ना उसको पढ़ाया जाएगा। अब जैसे तुम हिंदी जानते हो, बंगाली नहीं है, तो बंगाली सीखने में मेहनत होगा ना। तो वैसे तुम रशियन सीखते हो तो उसमें मेहनत होगा कि नहीं होगा? तो जो रसिया के आदमी भारत आएंगे पढ़ने, तो वो पढ़ेंगे ना, रशियन लैंग्वेज लेगा ना वो। तो उनको ऐसा थोड़ी है कि केवी अम्बासा में भेज दिया जाएगा, उनको अच्छी केवी दिया जाएगा जहाँ पे उसकी मतलब टीचर्स होंगे। नहीं आ बात समझ में? अब सुनो, दुनिया के 30 से अधिक देशों में हिंदी भाषा पढ़ी और पढ़ाई जाती है। अमेरिका के लगभग 100 से 50 ऐसे शिक्षण संस्थान है जिसमें हिंदी की पढ़ाई होती है। अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अब सुनो, अपने जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने मतलब बोला कि अब हिंदी को इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। इसीलिए 10 जनवरी को, याद रख ले, लिख ले, 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। जैसे वर्ल्ड इंग्लिश डे होता है ना, वैसे वर्ल्ड हिंदी डे भी मनाते हैं। लिख लिए, ये नहीं याद है किसी को नहीं पता। ये सितंबर वाला सबको याद है कि विश्व हिंदी मतलब हिंदी दिवस। ये जो विश्व हिंदी दिवस है वह 10 जनवरी, जिसमें विश्व भर के सभी लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो मैं भी बनाना है, इसलिए याद दिला दिया। अब देखो ये क्यों मतलब ये किया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को प्रसारित करने एवं समस्त विश्व में हिंदी की छवि को विकसित करने के लिए 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार ने इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। है बात समझ में? हिंदी भाषा के विकास के संबंध में किए गए प्रयास और भी बहुत कुछ है, परंतु इतना चीज नहीं जानना, तो इतना सर्जन करिए। अब बताओ हिंदी को तुम्हें हम बात समझ रहे हो, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, बस यही बात है। ठीक है, तो इसलिए हिंदी पढ़ो, हिंदी लिखो, हिंदी पे गर्व करो। मैं ये नहीं करो इंग्लिश मत करो, तुम मल्टी टैलेंटेड बनो, तुम 5-10 भाषा के ज्ञाता बनो, लेकिन अपना हिंदी को मत करो। सही है ना?
इसीलिए तो तुम्हें इंग्लिश आता है, फिर भी तुम कहीं जाते हो तो तुम हिंदी से बात करो। सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, ये अंग्रेज का पुत्र है। अब ये नहीं, अगर वो तुमको बोल दे कि इंग्लिश तुम्हें नहीं आता है, तो फिर उसको इंग्लिश से बढ़िया से झाड़ के दिखा दो। आया बात समझ में? ठीक है, आगे क्लास में इतना ही। बारिश होने वाली है। तानिया का